हेलो एवरीवन। इफ़ यू कैन, अगर आप सुन सकते हो मुझे तो मैसेज करना। हेलो। थोड़ा वेट कर लेते हैं, सबको ज्वाइन करने देते हैं 2 मिनट, फिर स्टार्ट करते हैं। 30 पीपल हैं अभी हमारे पास। कैसे हो आप लोग? गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। हम्म 34 पीपल हो गए हैं हमारे पास। चलो स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन। वैसे तो गुड नाइट हो गई है। हाय सबको, हाय। थैंक यू जो जिसने बोला व्हाट अ बियर्ड प्रिंस। चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। तो मेरा नाम आदित्य टंडन है। मैं रोहित के बैच से ही हूँ, आईआईटी गुवाहाटी से ही पढ़ा हुआ हूँ। तो थोड़ा सा बता देता हूँ अपने बारे में, जर्नी मेरी कैसी रही, और उसके बाद आप अपने क्वेश्चंस पूछना, कोई भी आपको डाउट हो रहा है। एनी, इट कैन बी एनीथिंग, डीएसए रिलेटेड हो सकता है, थोड़ा मोटिवेशन रिलेटेड या पाथ रिलेटेड, करियर पाथ रिलेटेड, वो सब मैं आपको बताऊंगा अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। तो सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में बता देता हूँ। मैं दिल्ली से आता हूँ। मैंने बीटेक करी थी बीपीआईटी कॉलेज से, अगर किसी ने सुना होगा तो। इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के अंदर आता है। तो एक्चुअली था क्या कि मेंस तो क्लियर हो गया था 12th के बाद, लेकिन एडवांस क्लियर नहीं हो पाया, तो आईआईटी में तो नहीं जा पाए, वो सपना वहाँ रह गया था। तो उसके बाद सोचा कि चलो कोई नहीं, बीटेक करते हैं, कुछ तो अच्छा हो ही जाएगा, पैकेज लग जाएगा। तो उसके बाद क्या हुआ कि बीटेक में ना हमारे पास एक अपॉर्चुनिटी ये नहीं थी कि हमारे पास इस मतलब इतना कल्चर नहीं था कोडिंग का, कि डीएसए का कल्चर होता है ना जैसे, वैसा हमारे पास था नहीं। हमें मतलब हमने हमारे सीनियर्स हमें बताते थे कि तुम लैंग्वेजेस पढ़ो, सी प्लस प्लस पढ़ो, जावा पढ़ लो, पाइथन पढ़ लो, जितनी ज़्यादा हो सकता है लैंग्वेजेस पढ़ लो, उतना काफ़ी है। कोई हमें ये नहीं बता रहा था कि तुम्हें डीएसए पढ़नी है, तुम्हें क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे एक ऑनेस्ट इंटरव्यू सेशन में। और हमारे पास फिर कंपनीज भी वैसी आती थी, आपको पता ही है। 3.5 लाख, 4 लाख एट मैक्सिमम, यही प्लेसमेंट था, मैक्सिमम बता रहा हूँ मैं आपको। तो थर्ड ईयर तक तो ऐसे ही रहा। फोर्थ ईयर में जब प्लेसमेंट सेशन शुरू हुआ ना, तब जाके पता चला कि इन सब से कुछ नहीं होगा। लिटरली बहुत ज़्यादा पढ़ाई करनी पड़ेगी, डीएसए पढ़ना पड़ेगा। तब जाके कुछ चीज़ें खोली, कुछ कोर्सेज करे, कुछ समझा। तब मेरा एक कंपनी में हो गया था। मैंने वहाँ पे लाइक 5 to 6 मंथ्स काम किया था। बहुत इंटरव्यू रिजेक्ट हुए थे, मैं मतलब बहुत इंटरव्यू ने मेरे को रिजेक्ट किया था। बेसिक डीएसए मेरा कमज़ोर था उस टाइम पे, यही प्रॉब्लम थी। उसके बाद जब मैंने जॉब शुरू करी अपनी, 5 to 6 मंथ्स मैंने सिर्फ वहाँ पे काम किया। लेकिन फिर होता है ना, आपको एक टर्न आता है लाइफ में कि आपको एक मोटिवेशन मिली मेरे को। मतलब मैंने यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी थी, रविंद्र बाबू रबुला की स्पेसिफिकली मैंने वीडियोस देखी थी, जहाँ पे मुझे पता लगा कि एक ऑप्शन है मेरे पास गेट करने का। अगर मैं गेट क्रैक करता हूँ और मैं एमटेक करता हूँ आईआईटी से, मेरा बेटर प्लेसमेंट्स लग सकता है, बेटर अपॉर्चुनिटी मिल सकती है मुझे लाइफ में आगे। तो फिर मैंने फिर गेट की प्रिपरेशन शुरू करी मेड इजी से। मैंने 2020 का गेट दिया था, उसमें मेरे को आईआईटी गुवाहाटी मिल गया। और फिर वहाँ पे आकर के पता चलता है आपको कि एकदम डिफरेंट है, मतलब कल्चर एकदम डिफरेंट है। लाइक आपको वो बीटेक कल्चर से एकदम डिफरेंट कल्चर लगा मुझे आईआईटी का। वहाँ पे हर बच्चा एक एक कॉम्पिटिटिव इन्वायरमेंट में आता है, और आपको लगता है अगर आप उसका हिस्सा हो ना, तो आप यू you नो know, आपको भी ऐसा होना पड़ेगा अगर आपको इसका हिस्सा बनना है तो। वहाँ से बहुत सारे बैचमेट्स, रोहित हो गया, मैं, अभी पॉल, सौरभ, हम सब साथ में कोडिंग करते थे, डीएसए की प्रिपरेशन करते थे। हमें पता था एमटेक में हमारे पास 1 साल है, सेकंड ईयर से हमारे पास प्लेसमेंट्स आनी शुरू हो जाएंगी, और हमें compete करना है बीटेक के साथ और एमएस के साथ, सबके साथ। तो हमने प्रिपरेशन स्टार्ट किया, और फाइनली सबके अपने अपने कंपनीज में एडमिशन, सबके अपने अपने कंपनीज में उनका हुआ। मेरा, मैं अभी ओला में SG1 हूँ करेंटली। सो अब मैं आपके डाउट्स ले लेता हूँ। हमारे पास 63 बच्चे हो चुके हैं, वेरी गुड।
तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछो, मैं आपको रिप्लाई करता हूँ उससे रिगार्डिंग। और जो क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इसमें आ रहा है, सबसे पहले मैं उनको ही रिप्लाई करूँगा। हेलो एवरीवन। तो आप पूछना स्टार्ट कर सकते हो अपने कोई भी क्वेश्चन, कोई भी डाउट। बट टू फोकस मोर ऑन डीएसए और एक्स्ट्रा स्किल्स लाइक वेब डेवलपमेंट, डेटा साइंस एज पर करंट मार्केट सिनेरियो। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पहले आपको मैं इसको कवर कर लेता हूँ। देखो होता क्या है ना, हमें बीटेक में बताया जाता है कि आपको ना एंड्रॉयड पढ़नी है, डीएसए वेब डेवलपमेंट पढ़नी है, मशीन लर्निंग पढ़नी है। लेकिन एज अ फ्रेशर ना, अगर आप प्लेसमेंट्स के लिए जा रहे हो, सबसे पहले जो एक इंटरव्यूअर आपको देखेगा ना, वो डीएसए के बेसिस पे जज करेगा। क्योंकि आप वेब डेवलपमेंट कितना भी पढ़ लो, एक्सपीरियंस डेवलपर जितना तो नहीं पढ़ पाओगे। तो होगा क्या, आपको वेब डेवलपमेंट नहीं पूछी जाएगी इंटरव्यूज में, आपको मशीन लर्निंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं पूछी जाएगी, आपको कुछ भी और नहीं पूछा जाएगा, आपको डीएसए पूछा जाएगा। क्यों हमेशा एक फ्रेशर के लिए डीएसए राउंड इंपॉर्टेंट होता है? क्योंकि वो ये सब तो आप बाद में सीख जाओगे, पर वो भी देखना चाहते हैं कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स कैसी है। आप अभी जब कंपनी में आओगे तो आप कितने क्रिटिकल क्वेश्चंस, कितने क्रिटिकल प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व कर सकते हो, उसके लिए आपको डीएसए से जज किया जाता है। ठीक है, तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वेब डेवलपमेंट बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, ये सब छोड़ दो बिल्कुल और सिर्फ डीएसए करो। पर मैं कहूँगा ज़्यादा फोकस अपना सिर्फ डीएसए पे रखो, रोड मैप हमेशा डीएसए का लिए बनाओ, हमेशा प्रिपरेशन डीएसए ओरिएंटेड रखो। और अगर आपका मन है कि आपको साथ में वेब डेवलपमेंट रखनी है, मशीन लर्निंग, आप प्रोजेक्ट तो करोगे ही ना अपने बीटेक टाइम पे, तो उसके लिए अगर आप वेब डेवलपमेंट थोड़ी बहुत पढ़ते हो, अच्छी बात है। आप मशीन लर्निंग में कोई प्रोजेक्ट बना रहे हो, बहुत अच्छी बात है। अपने बीटीपी बीबीटी होता होगा आप लोगों के लिए, तो उसमें अगर आप एक अच्छा प्रोजेक्ट बना रहे हो, अच्छी बात है। लेकिन उससे ज़्यादा मेरे को लगता है डीएसए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी। और बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। रोड मैप फॉर ओला, ऐसा ओला के लिए कोई स्पेसिफिक रोड मैप नहीं है, मतलब मैं आपको इन जनरल बता देता हूँ। कोई प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज के लिए देखो, दो दो बातें हैं। सबसे पहले तो यही है कि किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में आने के लिए ना, मेजर जो आपका चंक, जो टाइम जाने वाला है, वो प्रॉब्लम सॉल्विंग में जाने वाला है, डीएससी की प्रिपरेशन में जाने वाला है। जनरली फ्रेशर्स से वो और कुछ अज्यूम नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा सिस्टम डिज़ाइन थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, लेकिन बहुत ही बेसिक लेवल पे। आपको पता है किसी भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में हमेशा 2 या 3 राउंड होते हैं। मेरे लिए ओला में 2 टेक्निकल राउंड थे, एक एचआर राउंड था। मैंने और भी कंपनीज के इंटरव्यूज दिए थे, हार्नेस हो गई, कोक्यूब्स हो गया, और बहुत सारी कंपनीज थी उस टाइम पे जिसके इंटरव्यूज 3 3 4 4 राउंड तक चले थे। अमेजन का मेरा 3 राउंड तक इंटरव्यू चला था। तो इन सब में क्या होता है ना कि वो मल्टीपल स्किल्स पे आपको जज करते हैं। जैसे कि फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू में एक 45 मिनट्स का इंटरव्यू सेशन हुआ, उसमें आपने उससे, जैसे इंटरव्यूअर ने आपसे क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया, लेट से डीपी का, आपने वो कर दिया, बहुत अच्छे से कर दिया। उसके बाद आपको वो बताएगा कि आपने ये अप्रोच लगाई है, इसके अलावा आप कौन सी अप्रोच लगा सकते हो और क्या पाथ आप चूज कर सकते हो, वगैरह वगैरह। इसके बाद एक सेकंड राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा जहाँ पे थोड़ा सा अलग स्किल जज होगी। जैसे यहाँ तो आपको बहुत क्रिटिकल डीपी थिंकिंग पे जज किया गया, अब वो थोड़ा सा आपको नॉर्मल टॉपिक्स पे देखेगा कि आप कितना मल्टीपल आइडियाज सोच सकते हो, जैसे एरेज हो गए, लिंक लिस्ट हो गए, ठीक है, ग्राफ्स हो गए, मल्टीपल चीज़ों पे। तो ऐसे किसी किसी के 2 राउंड्स होते हैं, किसी के 3 राउंड्स होते हैं। मेरे लिए ओला के लिए 2 राउंड्स थे, तो मैं उसका बता सकता हूँ। एचआर राउंड सबसे सिंपल होता है, एक बार आपने टेक्निकल राउंड्स क्लियर कर लिए तो एचआर बहुत लाइक नॉर्मल कॉन्वर्जेशन होती है। वो आपसे पूछते हैं कि लाइक आप क्या अज्यूम करते हो, आप कहाँ जाओगे आफ्टर लाइक फ्यू ईयर्स इन योर करियर एंड ऑल दैट थिंग्स। मैं और क्वेश्चन देख लेता हूँ। हाउ टू गेट इनटू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी एज अ फ्रेशर, यही मैंने, हाँ ठीक है। इस पे भी अगर आप ऑन कैंपस जा रहे हो तब तो चलो कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इस पे ऑन कैंपस तो आपके कॉलेज में आपके लिए कंपनीज आ जाएंगी, आप बैठोगे, आपका हो जाएगा। मैं ऑफ कैंपस का थोड़ा बहुत बता देता हूँ। जनरली क्या होता है, कोई भी एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी ना अगर ऑफ कैंपस हायरिंग कर रही है, तो या तो वो एक्सपीरियंस लोगों को देखेगी, 1+ ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस को देखेगी। और अगर वो फ्रेशर्स भी हायर करना चाहती है ना, तो जनरली जो हायरिंग होती है वो रेफरेंसेस के थ्रू होती है, रेफरल्स के थ्रू होती है, अगर आपको पता होगा तो। अगर आपका कोई भी फ्रेंड, आपका कोई नोन, आपका जिस आप लिंक्डइन पे किसी को यू नो रीच आउट कर सकते हो, आप मुझे रीच आउट कर सकते हो, आप किसी को भी रीच आउट कर सकते हो जो खुद एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में है। और अगर उस कंपनी में ओपनिंग है, अगर उस कंपनीज में उस जॉब आईडी के लिए ओपनिंग चल रही है, तो वो आपका रेफरेंस दे सकता है। एक तरीका तो ये होता है। एक
उनके पोर्टल पे जो भी आप कंपनी के लिए अप्लाई करना चाहते हो, उनका खुद का एक पोर्टल होता है। अमेजन का खुद का पोर्टल है, ओला का खुद का पोर्टल है, उबर का खुद का पोर्टल है। आप वहाँ जा सकते हो, आप देख सकते हो कि कौन कौन सी जॉब आईडीज के लिए जॉब ओपन है। आप अपना रिज्यूमे वगैरह अपलोड कर सकते हो। एक तरीका ये होता है। एक मास हायरिंग वगैरह कभी कभार होती है, पर जनरली जो ज़्यादातर हायरिंग होती है वो रेफरल्स के थ्रू ही होती है, और वो बहुत ईजी है, वो आपको मिल जाएगा। लेकिन आपका मेन है इंटरव्यू क्रैक करना। आपको वो आना चाहिए, वो क्रैक करना आना चाहिए, वो इतना प्रिपरेशन आपकी होनी चाहिए। रेफरल्स आपको दिलवा देगा कोई भी, क्योंकि किसी का भी फायदा होता है रेफरल में दिलवाने का, उसको उसका पेमेंट मिलता है, उसके पैसे मिलते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि अगर आप उसे क्लियर नहीं करोगे तो उसका कोई फायदा नहीं है। आपको अपनी प्रिपरेशन वैसी रखने की, कोई भी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी आप निकाल सको। ओके प्रकाश, जहाँ आप कह रहे हो सीपी के बारे में गाइड कर सकते हैं क्या? ओके, देखो, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग पे मेरा एक ओपिनियन ये है कि मुझे लगता है कि आप सीपी कर सकते हो अगर आपको बेसिक डीएसए और बेसिक प्रॉब्लम मीडियम हार्ड लीड कोड पे या जीएफजी पे आप बहुत इजीली कर पा रहे हो। हार्ड तो नहीं, एटलीस्ट मीडियम आप बहुत इजीली कर पा रहे हो, तब आप सीपी की तरफ जाओ। क्योंकि ये ना एक अलग पाथ है। हमें लगता है कि अगर आप कंपेटिटिव प्रोग्रामिंग कर लोगे तो आप नॉर्मल कंपनीज के इंटरव्यू भी निकाल लोगे। ये बात कुछ हद तक तो सही है, लेकिन ये 100% राइट नहीं है। पहली बात तो सीपी एक अलग पाथ हो जाता है। उसमें मेन फोकस होता है कितना जल्दी और कितना मैथमेटिकली आप एक प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर सकते हो। उसमें आपको बहुत ज्यादा डेटा स्ट्रक्चर्स यूज नहीं करने होते हैं, ज्यादा कंप्यूटेशंस एरेज में हो रही होती है, ज्यादा बेसिकली मैथमेटिक्स आपकी वहां लग रही होती है। तो उसमें जो ओवरऑल रहता है ना, वो ये रहता है कि आप कितना फास्ट हो। इट्स लाइक अ गेम, कंपटीशन है ना, वो कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग, इसमें नाम में कंपटीशन है, ठीक है। तो उसके लिए एक अलग पाथ है, लोग करते हैं। लोग जॉब करते हुए भी 3-3 साल के एक्सपीरियंसेस, आई हैव नोन पीपल इन माय कंपनी जो 5-5 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस है, वो सीपी करते हैं, कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग करते हैं जस्ट फॉर फन। ऐसा नहीं है कि उनको उससे कुछ बेनिफिट है, जस्ट उनको मजा आ रहा है वो करने में। तो मुझे लगता है अभी आपका पहले प्राइम फोकस होना चाहिए अच्छा डीएसए करना, कंपनी ओरिएंटेड। आप इंटरव्यू प्रिपरेशन करो, आप एसडी शीट्स करो, आपको जो क्वेश्चंस लगता है कंपनी से पूछे जा रहे हैं वो करो। उसके बाद आप सीपी की तरफ जाओ अगर आपको जाना है तो। वरना कोई दिक्कत नहीं है, सीपी का पाथ बहुत सही है, बट इट्स जस्ट वो अलग पाथ है, इट्स नॉट द सेम पाथ। ड्रॉपर स्टूडेंट के लिए क्या एडवाइस है टू गेट ऑफ कैंपस? टू टेल यू, आई एम ऑल्सो अ ड्रॉपर स्टूडेंट। मैंने अपने बीटेक के बाद 1 साल का ड्रॉप किया था गेट की प्रिपरेशन के लिए। तो मेरे बीटेक और एमटेक में 1 साल का ड्रॉप है। तो मैं आपको बताऊं तो ड्रॉपर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लाइक नो वन विल आस्क यू कि आपने 1 साल का ड्रॉप क्यों किया था, ऐसा कुछ नहीं होगा। आपका क्वेश्चन है ऑफ कैंपस प्लेसमेंट रिलेटेड, तो जैसे मैंने अभी बता ही दिया है, ऑफ कैंपस 2-3 तरीके होते हैं प्लेसमेंट्स के। आप रेफरल्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, आप डायरेक्टली पोर्टल पे जाके अप्लाई कर सकते हो, और हायरिंग भी होती है बीच बीच में। अगर लिंक्डइन पे उनको फॉलो करोगे तो यू विल नो, वो कभी कभार लिंक शेयर करते हैं जिसमें आप अप्लाई कर सकते हो। तो ये सब चीज़ें होती हैं। विशाल कह रहा है लॉजिक समझ आता है बट कोड नहीं लिख पा रहा हूँ। ओके, तो ये बहुत बेसिक प्रॉब्लम है, सबके साथ होती है। स्टार्टिंग में जब आपने बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं किए होते ना डीएसए के, तो आपको लगता है आपकी लॉजिक बिल्डिंग स्ट्रांग नहीं है, जो कि सच भी है। इनिशियली क्या होगा, आपने कोई कोर्स लिया, जैसे सपोज आपने एरेज पढ़ा, आपको पता चल गया कि ठीक है ये क्वेश्चन ऐसे होता है। जैसे लेट्स से हम एक सॉर्टिंग एल्गोरिथम ले लेते हैं, मर्ज सॉर्ट, ठीक है। तो आपको पता है मर्ज सॉर्ट ऐसे होता है, ऐसे होता है। लेकिन अगर आपके पास फर्स्ट टाइम एक क्वेश्चन आएगा कि आपको चलो मर्ज सॉर्ट लिखना है, तो आप अपने इंट्यूशन से कैसे लिख सकते हो? जब तक आपको मर्ज एल्गोरिदम नहीं पता होगा, जिसको मर्ज सॉर्ट आता है उसको पता होगा एक मर्ज एल्गोरिदम होता है जो 2 सॉर्टेड एरेज को सॉर्ट करता है और एक सॉर्टेड एरे बनाता है, ठीक है। जब तक आपको एक एल्गोरिदम नहीं पता होगा, आप मर्ज सॉर्ट नहीं कर सकते, आप इंट्यूटिवली ये नहीं सोच सकते। कोई भी इंसान मुझे लगता है इतना ज़्यादा इंट्यूटिव नहीं हो सकता। ऑफ कोर्स कुछ एक्सेप्शंस होंगे कि बहुत आप इंटेलिजेंट हो, आप हर चीज़ इंट्यूटिवली कर सकते हो। तो बेसिकली मेरा मतलब था हर कोई इंसान इतना इंट्यूटिव नहीं सोच सकता। आपको वो एल्गोरिदम्स पता होने चाहिए ताकि आप एक लार्जर एल्गोरिदम पे काम कर सको। तो मेरा हमेशा प्राइम फोकस ये रहा है कि जब भी आप डीएसए पढ़ रहे हो ना, उसकी थियरी को इग्नोर मत करो। जैसे एरेज है, तो उसके जो इंपॉर्टेंट एल्गोरिदम्स होते हैं, स्लाइडिंग विंडो एल्गोरिदम्स हैं, उसके सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं, कि अलग अलग जो एल्गोरिदम्स हैं, जो स्टैंडर्ड एल्गोरिदम्स हैं, जो आपको पता होने चाहिए, उनके ऊपर आप पहले ज़्यादा ध्यान दो। सीधा आप क्वेश्चंस पे अगर जंप करोगे ना, तो लॉजिक बिल्डिंग जनरली नहीं हो पाएगी। तो से यही बात होगी कि सबसे पहले आप सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर कर लो, सारे एरे से रिलेटेड जो जो आपको लगेंगे। उसके बाद आप, ऐसा नहीं होगा कि आपने पूरा का पूरा एरे कवर कर लिया, ऐसा नहीं होगा। आप थियरी कर लोगे, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे आओगे।
इजी क्वेश्चंस करोगे, अगर वो आपसे नहीं हो पा रहे, आप उसकी वीडियो देखोगे, आप देखोगे कि क्या मैंने गलत किया, आप उसके, अगर आप जीएफजी या लीड कोड से क्वेश्चंस करते हो तो उसके डिस्कशन सेशन में आपको बहुत कुछ मिल जाएगा। वहां से आपको पता लगेगा कि आप क्या बेटर कर सकते हो, क्या इसमें ऐड ऑन हो सकता है। फिर आप मीडियम क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, फिर आप हार्ड क्वेश्चन की तरफ बढ़ो, लेकिन वो धीरे धीरे होगा। पहला जो प्राइमर है ना, जो आपको प्राइमर बना के चलना है अपने लिए, वो है आपका थियरी। आपके क्लियर होना चाहिए कि आप एक पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर क्यों यूज करें। अब ग्राफ का एग्जांपल ले लेते हैं। आपको पता होगा ग्राफ में बहुत बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। स्टैंडर्ड एल्गोरिथम है, डाइजेस्टर हो गया, कोसराजू एल्गोरिथम हो गया, बेलमैन-फोर्ड एल्गोरिथम हो गया। देयर आर मेनी एल्गोरिथम्स इन ग्राफ्स ओनली। तो अनलेस एंड अनटिल आपको वो एल्गोरिथम्स नहीं पता ना, आप एक प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते जिसमें उस एल्गोरिथम की हेल्प लगेगी। तो मेनली मेरे को लगेगा आप अपनी थियरी अच्छे से करो, उसके बाद आप प्रॉब्लम्स की तरफ बढ़ो। जैसे आप हमेशा होता है ना, कोई भी अगर आप फिजिक्स भी पढ़ते थे 11 12 में, हमेशा क्या कहा जाता था, पहले कॉन्सेप्ट आपका स्ट्रांग होना चाहिए, उसके बाद जाके आप न्यूमेरिकल सॉल्व कर पाओगे। वही लॉजिक यही है कि आप कोडिंग तभी कर पाओगे जब आपका डीएसए, आप तभी कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होगा उस पर्टिकुलर डेटा स्ट्रक्चर को लेके। तो जो भी आप डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हो उसे उसे अच्छे से कवर करो पहले। व्हाट यू डूइंग इन ओला, कैन यू प्लीज एलैबोरेट योर होल डे इन ओला। ये तो बहुत ठीक है, मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। होल डे इन ओला, अभी एज एन SG1 में मैं ओला के ओला के फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। तो बेसिकली आपको पता होगा ओला के 3 डिपार्टमेंट्स हैं। एक तो ओला का कैब्स है, ओला कैब्स, एक ओला इलेक्ट्रिक है, एक ओला मनी, ओला फाइनेंस, बेसिकली जो ये सब डील करता है उसमें है। तो मैं ओला के फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ। हमारा वहाँ पे एक प्रॉपर एक प्रोजेक्ट चलता है जिसमें हमें लाइक ओला मनी रिलेटेड चीज़ें हो गई, या फिर जो ओला इलेक्ट्रिक में ओला के जो स्कूटर्स वगैरह आए हैं उसको ऑनलाइन जो वो सेल करते हैं उसका प्रॉपर पोर्टल हो गया, बैंक से इंटीग्रेशन हो गया, क्योंकि वो बैंक के थ्रू लोन्स वगैरह होते हैं उसमें यूजर्स को जो लोन वगैरह चाहिए उनका इंटीग्रेशन हो गया। इन सब पे हमारा प्रोजेक्ट है अभी। तो यही काम है मेरा अभी। बाकी होल डे इन ओला में तो यही रहता है कि मैं, ऐसा कोई फिक्स टाइम नहीं है ओला में, फ्लेक्सिबल होते हैं टाइमिंग। ज़्यादा प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के आपको टाइमिंग फ्लेक्सिबल दिखेंगे। तो कभी मैं जैसे 10 बजे ऑफिस जा रहा हूँ, कभी 11 बजे, कभी 12 बजे भी जा रहा हूँ। और आने का भी ऐसे फिक्स टाइम नहीं है। यू कैन लाइक कम एनी, ऐसे कोई आपको नोटिस नहीं कर रहा है कि आपको 9 घंटे 10 घंटे बैठना है, 6 घंटे बैठना है, ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ डिपेंड करता है आपके प्रोजेक्ट पे। अगर आपका प्रोजेक्ट बहुत है, आप काम करोगे, आप बैठ के ऑफिस में लेट तक काम करोगे। अगर आपका काम नहीं है, आप, मैं कभी कभार ऐसा हुआ मैं 12 बजे ऑफिस जाके शाम को 5 6 बजे घर आ गया हूँ क्योंकि काम नहीं था ज़्यादा। घर पे आके भी काम किया है फिर क्योंकि काम ज़्यादा था, कभी कभार ऐसा भी हुआ है। तो यही सब था, ये सब चलता है। भाई भैया ईसी के लिए बताओ कैसे कैसे करना है। सेम है ईसी के लिए, ट्रिपल ई, आईटी, आपकी कोई भी ब्रांच है, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरे कितने सारे फ्रेंड्स हैं जो ईसी बैकग्राउंड से, ट्रिपल ई बैकग्राउंड से, इनफैक्ट सिविल बैकग्राउंड से आते हैं, जिन्होंने अपना डीएसए बहुत स्ट्रांग रखा है, उसमें प्रिपरेशन की है। और इंटरव्यूअर आपको इतना फोकस नहीं करता है कि आपका कौन सा बैकग्राउंड है, अनलेस एंड अनटिल आपकी कोडिंग स्ट्रांग है, उसके बाद कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। I'm in sixth semester. Can you tell me when will companies come, as I have started DSA just 1 month ago? ओके, तो सिक्स सेमेस्टर में आप ऑलरेडी हो। सेवन सेमेस्टर से आपको पता है कंपनीज आना स्टार्ट हो जाती हैं, फोर्थ ईयर में स्टार्ट होते ही। तो आपने 1 महीना पहले डीएसए शुरू किया है। वेल एंड गुड, अच्छा है, आपने शुरू कर दिया डीएसए। अब आप उसको बस कंटिन्यू रखो, लगातार आपको कंसिस्टेंटली वो पढ़ना है, मिस मत करना एक भी दिन। अगर आप कोई डीएसए शीट फॉलो कर रहे हो, आप ये कोर्स फॉलो कर रहे हो, इसको फॉलो करो, अच्छे से क्वेश्चंस करो। हमेशा अपना ट्रैक रखो कि आपको दिन में कितने क्वेश्चंस करने हैं। आप कोई भी एक वेबसाइट पकड़ लो, लीड कोड पकड़ लो, जीएफजी पकड़ लो। मैंने लीड कोड बहुत किया, मैंने जीएफजी बहुत किया है। दोनों में मैंने मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस इन दोनों वेबसाइट पे ही किए हैं। तो एक कोई आप वेबसाइट पकड़ लो, उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, उसमें आप उसको फिल्टर आउट कर सकते हो कंपनी के बेसिस पे, क्वेश्चन उसको डिफिकल्टी के बेसिस पे। अब आप स्टार्ट कर दो, क्योंकि मुझे लगता है इससे ज़्यादा आप लेट अफोर्ड कर पाओगे अभी। लॉजिक नहीं बन पाता है, मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, वही सेम क्वेश्चन है। डीएसए इंपॉर्टेंट है प्लेसमेंट के लिए, बट प्रोजेक्ट के बिना रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होती है ना। हाँ ये भी है, आपका रिज्यूमे में आपके प्रोजेक्ट्स मैटर करते हैं। लेकिन आप ये बताओ मुझे, ऑनेस्टली बताना, कितने लोग जो अपना बीटेक में प्रोजेक्ट करते हैं, वो कितना परसेंट प्रोजेक्ट उनका एकदम ओरिजिनल होता है? इसका आंसर आपको खुद से पता है। सारे ज़्यादातर जो, आप अगर वेब डेवलपमेंट कर रहे हो, आप मशीन लर्निंग कर रहे हो, आप उसमें बहुत दिमाग लगाओ, आप उसमें बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बना लो जो आप रिज्यूमे में डाल सकते हो, बहुत अच्छी बात है, वेल एंड गुड। लेकिन ऑन द कॉन्ट्रेरी, अगर आपका डीएसए स्ट्रांग नहीं है ना, तो वो आपको सपोर्ट नहीं कर पाएगा बहुत ज़्यादा।
लेकिन एक सेकंड सिनेरियो देखते हैं जहाँ पे आपका डीएसए बहुत स्ट्रांग है, लेकिन आपका जो प्रोजेक्ट्स है ना वो ओके लेवल पे है, बहुत बेकार नहीं है, बहुत अच्छे नहीं है, बहुत स्ट्रांग नहीं है, ओके लेवल पे है। तो आपको ज्यादा एडवांटेज मिलेगा उस बंदे के कंपैरिजन में जिसके प्रोजेक्ट्स तो बहुत अच्छे हैं पर डीएसए स्ट्रांग नहीं है। तो आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। ऐसा नहीं है कि आपको एक चीज पकड़नी है दूसरी छोड़ देनी है, आपको एक बैलेंस मेंटेन करना है। जैसे आप समझते हो एक टी शेप डेवलपर सुना है आपने कभी? टी शेप डेवलपर। तो बेसिकली टी शेप डेवलपर का मतलब ये होता है कि बेसिकली आपको जो डेवलपमेंट सीखनी है ना वो एक टी शेप में सीखनी है। टी शेप कैसे होता है? एक बेस होता है नीचे और एक हमारे पास परपेंडिकुलर होता है उसके। तो इसका कहने का मतलब ये होता है कि आप हर चीज में बेस्ट नहीं हो सकते हो, कि आपको वेब डेवलपमेंट भी आ गई, आपको मशीन लर्निंग भी आ गई, आपको ये भी आ गया वो भी आ गया, सब कुछ नहीं आ सकता आपको। तो आप क्या करते हो? आप एक चीज में एक्सपर्ट हो जाते हो, वो आपका टी का नीचे वाला डंडा है। आप एक चीज में बहुत डेप्थ तक जाते हो, वो टी की डेप्थ है। और बाकी चीजों में ना आप रफ सरफेस एरिया पे रहते हो। जैसे अभी के लिए, अभी जब तक आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में नहीं चले जाते, आपके लिए डेप्थ में जाना है डीएसए, जिसमें आप बहुत डीप तक जाओगे, बहुत अच्छे से सारे क्वेश्चन सॉल्व करोगे, बहुत सारे टॉपिक्स कवर कर पाओगे। और आपका जो बेस है वो है वेब डेवलपमेंट करना, मशीन लर्निंग करना, और भी अगर आप कोई चीज़ें कोई कंपिटेटिव प्रोग्रामिंग करना, ठीक है, तो ये सब चीज़ें करना। तो मुझे लगता है कि एक टी शेप डेवलपर का माइंडसेट अगर आप रखोगे ना तो आप बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल होगे इस चीज़ में। किसी एक चीज़ में डेप्थ नॉलेज और बाकी चीज़ में सरफेस नॉलेज, बिकॉज यू कांट हैव द डेप्थ नॉलेज इन एवरीथिंग, दैट्स वेरी डिफिकल्ट। प्लीज टेल अस एसडी रिक्वायरमेंट्स फॉर फ्रेशर्स। एसडी रिक्वायरमेंट फॉर फ्रेशर्स सेम है ब्रो, कि आपको अपना डीएसए स्ट्रांग रखना है, प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्व रखनी है, स्ट्रांग रखनी है। प्रोजेक्ट्स अपने रख सकते हो आप अच्छे खासे, ज़्यादा प्रोजेक्ट नहीं रखने आपको, 3 ऐसे स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट रखने हैं जिस पे आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, जिसमें आपको पता है आपने क्या किया है। आपने कहीं से चीज़ें आपने गिटहब से रिसोर्सेज भी लिए हैं, यूज़ किए हैं। मैं ये नहीं कह रहा आपने पूरा कॉपी किया है, मैं कह रहा हूँ आपने कुछ गिटहब से रिसोर्सेज को यूज़ किया है अपने प्रोजेक्ट में और उससे कुछ बनाया है। तो आपको वो पता होना चाहिए कि वो क्या करता है, कैसे करता है, बस यही रिक्वायरमेंट्स है। भैया आई एम डूइंग intern and SZ profile and I want to switch in blockchain domain. How can I? ओके अभी आप SZ प्रोफाइल में हो और आपको जॉब चेंज करनी है। देखो, ब्लॉकचेन की अगर हम बात करें तो आपको पता ही है बहुत वास्ट टॉपिक है। लाइक आपको इसके लिए, अगर आपको ब्लॉकचेन में बिल्कुल नॉलेज नहीं है, अगर आप बिल्कुल जीरो हो इसमें वेब 3 पे, तो आपको एटलीस्ट 8 to 12 मंथ्स तो चाहिए ब्लॉकचेन को समझने के लिए, अच्छे से ब्लॉकचेन डेवलपर बनने के लिए। तो मुझे लगता है आपको अपने, अगर आप जॉब कंटिन्यू कर रहे हो तो आपको साइड में 1 ईयर आपको लगाना चाहिए अभी, एटलीस्ट 8 मंथ्स तो आपको लगाने चाहिए। वो आप कोर्सेज खरीद सकते हो ऑनलाइन, आप उसके लिए बुक्स खरीद सकते हो, आप पढ़ सकते हो। 8 to 12 मंथ्स आप इसमें लगाओ। मुझे लगता है इजीली आप ब्लॉकचेन में एक बेसिक डेवलपर के लिए, आप एज अ फ्रेशर डेवलपर के लिए कवर अप कर लोगे। उसके बाद यू कैन अप्लाई इन डिफरेंट कंपनीज। बहुत कंपनीज हैं जो ब्लॉकचेन वेब 3.0 टेक्नोलॉजीज पे फ्रेशर्स को भी लेती हैं, लेकिन अगेन उनके इंटरव्यूज फिर उसके फोकस रहते हैं, आपको वो चीज़ें आनी चाहिए। तो मुझे लगता है आपको 8 to 12 मंथ्स का तो टाइम पीरियड चाहिए। रोशन पूछ रहे हैं, इज ओनली डीएसए इनफ फॉर प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज? एज रोशन आई टोल्ड यू, इट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट। लाइक टी शेप डेवलपर मैंने बताया था, वो पार्ट है जिसमें आपको बहुत डीप जाना है, बहुत डेप्थ तक जाना है। बाकी रिज्यूमे स्ट्रॉन्ग रखने के लिए यू कैन कंसिडर स्टडिंग सम वेब डेवलपमेंट, कंसिडर स्टडिंग, जस्ट गो फॉर वन थिंग नॉट फॉर एवरीथिंग। लाइक अगर आप वेब डेवलपमेंट के पीछे जा रहे हो तो आप वो पढ़ लो, आप मशीन लर्निंग के पीछे जा रहे हो आप वो पढ़ लो, उसमें आप अपने प्रोजेक्ट्स रखो जिसमें आप इंटरव्यूअर को अपने प्रोजेक्ट समझा सकते हो। वो आपसे थोड़ा बहुत, एक राउंड ऑफ इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे भी होता है। आई वॉन्ट टू टेल यू दिस, एक राउंड ऑफ इंटरव्यू प्रोजेक्ट पे पक्का होगा। मैं एमटेक से हूँ तो मेरा एक राउंड ऑफ एमटीपी पे हुआ था मेरा, जो मेरा बेसिकली 1 घंटे का इंटरव्यू था, जिसपे सिर्फ मेरा प्रोजेक्ट के बारे में पूछा गया था। तो ऐसा नहीं, प्रोजेक्ट्स आर नॉट लाइक बहुत ज़्यादा उसकी वैल्यू नहीं है, पर पहले वैल्यू किसकी है? डीएसए की। अगर आपने डीएसए ही नहीं पढ़ा है तो आप इंटरव्यू उस राउंड तक ही नहीं पहुंचोगे जहाँ से प्रोजेक्ट पूछे जाएंगे। वो आपने क्लियर कर दिया, फिर प्रोजेक्ट में क्या होता है कि वो आपका खुद का प्रोजेक्ट है तो आपको उसका आइडिया होता है, आपको पता है आपने क्या पढ़ा है, आपको पता है आपने क्या बनाया है। वो समझाना ईजी है रादर देन एक नया डीएसए क्वेश्चन आया आपके सामने और आपको वो सॉल्व करना है इंटरव्यूअर के सामने। तो आंसर सेम रहेगा, पहले डीएसए फोकस करो। अगर वो आपको लग रहा है अच्छा खासा कवर हो गया है तो आप अपने बाकी प्रोजेक्ट्स पे कवर फोकस करना, प्रोजेक्ट अपने जरूर बनाना, 3 प्रोजेक्ट स्ट्रॉन्ग रखना अपने। आपका पैकेज क्या है भैया? पैकेज मैं पब्लिकली नहीं बताना चाहूंगा अभी, लिंक्डइन पे आई विल पोस्ट वन डे। और वाज इट ग्रेट प्रिपरेशन?
गेट की प्रिपरेशन यार मैंने मेडिजी से करी थी टू बी ऑनेस्ट, दिल्ली में। और मेरे को लगता है कि वही एक इकलौती प्रिपरेशन थी मेरी जिसमें मैंने अपना बेस्ट दिया था, क्योंकि मैंने जब 12th के बाद जेई की प्रिपरेशन की थी, मेरा मेंस क्लियर हो गया था पर एडवांस तो नहीं हो पाया था। तो मुझे लगा था कि यार मेरे लिए है ही नहीं, शायद आईआईटी नहीं है मेरे लिए। पर जब मैं बीटेक में था ना, मुझे लग रहा था मैंने अपना बेस्ट भी तो नहीं दिया था। 12th के बाद आपका होता है ना माइंडसेट थोड़ा सा कि ठीक है यार हो जाएगा, कोई बात नहीं, सब कर रहे हैं, थोड़ा सा आप नॉर्मल हो जाते हो, आप इतना ध्यान नहीं देते हो, आप थोड़े बच्चे होते हो, मैच्योर नहीं होते हो। तो मेरे लिए ऐसा मुझे लगता है कि वो मेरे एक मैच्योरिटी का पीरियड था जब मेरी जॉब चल रही थी। 6 मंथ्स मैंने जॉब किया, उसके बाद मैंने गेट की प्रिपरेशन करने के लिए शिफ्ट किया। तो मैंने 8 मंथ्स लगाए गेट की प्रिपरेशन में, सारे टॉपिक्स कवर किए, रिवीजन किया, मल्टीपल बार उसको रिवाइज किया, और मैंने टेस्ट सीरीज दी। तो ओवरऑल प्रिपरेशन मेरा जर्नी यही था। विच कोर्स यू बाय फॉर योर गेट प्रिपरेशन प्लीज टेल। मैंने बता दिया, मैंने कोई कोर्स नहीं बाय किया था, मैंने मेडिजी से कोचिंग ली थी। ऑनलाइन नहीं थी वो, ऑफलाइन कोचिंग थी। रितु पूछ रही है, प्लीज टेल मोर अबाउट योर डीएसए जर्नी प्रिपरेशन एंड हाउ लॉन्ग डिड इट टेक फॉर यू टू बिकम इंटरव्यू रेडी। तो टोटल इंटरव्यू रेडी अगर मैं आपको बोलूँ, मैं आपको अपना लेवल बता देता हूँ। बीटेक के फाइनल ईयर में, 4th ईयर में जब मैं था तो मेरा लेवल क्या था, और एमटेक के फर्स्ट ईयर के बाद मेरा लेवल क्या था, उन दोनों में आपको फर्क समझ आ जाएगा। बीटेक के 4th ईयर में मेरा लेवल ऐसा था, आपको हंसी आएगी सुन के, कि मेरे से बहुत बेसिक लेवल ऑफ क्वेश्चंस, मेरे को लगता था कि मैंने बहुत कुछ बड़ा कर दिया। जैसे अगर मैं बहुत ही बेसिक क्वेश्चन की बात करूंगा, जैसे लेट्स से प्राइम नंबर, आपको सिर्फ एक प्राइम, आपको बताना है एक नंबर प्राइम है या नहीं है। सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल, आप लॉजिक लगा सकते हो। लेकिन ये क्वेश्चन मुझे लगते थे बहुत हार्ड लेवल क्वेश्चन है, क्योंकि कल्चर नहीं था हमारे कॉलेज में इसका कि हमें बहुत एक्सट्रीम डीएसए करनी है। उसके बाद जब मैंने अपनी जॉब छोड़ी, गेट की प्रिपरेशन करी, आपको पता है गेट में ज़्यादातर जो आप डीएसए पढ़ते हो वो थ्योरेटिकल होती है, इट्स नॉट हैव प्रैक्टिकल इम्प्लांट्स नहीं होते उसके। तो आपने क्या करते हो आप, मैंने क्या किया, मैंने गेट की जो डीएसए पढ़ी थी वो तो सारी थ्योरेटिकल थी। पर जब हम आईआईटी में आए ना, आईआईटी गुवाहाटी में, मैंने देखा कि कैसा इन्वायरमेंट है। तो आपके साथ ऐसे दोस्त मिलते हैं, आपको ऐसा कल्चर मिल जाता है जिनके साथ आप प्रिपेयर कर सकते हो। तो वो 1 ईयर की प्रिपरेशन थी मेरी पूरी, स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट डे टू द लास्ट, जब तक प्लेसमेंट्स का सीजन शुरू नहीं हो गया। वो एक साल हमने बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया, बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, लाइक मोर देन 600-700 क्वेश्चन हमने साथ में किए थे। जो हमारा एक ग्रुप था, हम व्हाट्सएप पे ग्रुप बना रखा था जिसमें हम शेयर करते थे कि ठीक है, इससे मोटिवेशन मिलता था कि यार मैं नहीं पढ़ रहा हूँ, मेरा दोस्त पढ़ रहा है तो मैं भी क्वेश्चन सॉल्व कर लेता हूँ, उसने कर लिया, मेरे से क्यों नहीं हुआ, तो मैं उससे पूछ लेता हूँ। तो एक कंपिटेटिव इन्वायरमेंट भी रहता है, प्लस आप एक दूसरे को समझा पाते हो। तो मेरी जर्नी में ये रहा था मेरे लिए। तो आई गेस अगर आपको पूछना है कि कितना ड्यूरेशन रहा, तो मैं बोलूँगा 1 ईयर आप लगा सकते हो, मुझे पूरा लगा, बिल्कुल बेसिक लेवल से एकदम एडवांस लेवल के लिए, जहाँ पे मैं एकदम इंटरव्यू रेडी था, और मैं अलग अलग कंपनीज, अमेजन, क्वालकॉम, फ्लिपकार्ट, मिंत्रा, इन सब के इंटरव्यूज क्लियर कर पाया था। How much time you spent on DSA and other stuff on daily basis, like how much study time you spent on DSA? ये डिपेंड करता है कि कब का टाइम है। जब मैं डीएसए के लिए प्रिपरेशन कर रहा था तो मेरा कॉलेज रहता था पूरा दिन, तो ऐसा नहीं है कि मैं पूरा दिन डीएसए पढ़ सकता हूँ। मैं वीकेंड्स पे टाइम निकालता था, सैटरडे संडे मैं पूरा टाइम निकालता था कि हमें डीएसए करना है। रोज का मैं 2 घंटा स्पेशली निकालता ही था, वो रात का ही होता था, क्योंकि आपको पता है इंजीनियर ज़्यादातर नाइट आउल ही होते हैं, हमसे नहीं उठा जाता सुबह। तो मेरे मेरे से तो बिल्कुल सुबह नहीं उठा जाता था। मेरे लिए था कि मैं रात को 11 से 3 बजे तक भी पढ़ लूँगा, लेकिन मैं सुबह नहीं उठ पाऊँगा। जनरली मैं रात को 2 घंटे देता था डीएसए के लिए। मैं नहीं, बल्कि मेरे साथ बहुत सारे फ्रेंड्स थे जो हम साथ ही बैठते थे, हम साथ क्वेश्चंस करते थे, रात को 2 घंटा लगाते ही थे। वीकेंड पे हम ज़्यादा लॉन्ग बैठते थे, पूरा दिन डीएसए कर सकते थे। ये हमारा रहता था सीन। अभी भी ऐसा नहीं है कि मैंने बिल्कुल वो सब छोड़ दिया है। जॉब करते हुए भी आई एम लर्निंग थिंग्स, आई एम स्टिल प्रैक्टिसिंग माय डीएसए, बिकॉज़ अगर आप उसे छोड़ देते हो तो आप उसे भूल जाते हो। आपको पता ही है, अगर आप 1 महीना भी डीएसए ना करो, आप सारे कॉन्सेप्ट भूल जाओगे। आपको दोबारा वो रिविज़िट करने पड़ेंगे, आपको दोबारा चीज़ें पढ़नी पड़ेंगी। तो अब लेकिन ऐसा है कि बहुत नई चीज़ें पढ़नी पड़ती है, लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन, सिस्टम डिज़ाइन, जो ज़्यादा थोड़ा आपको अगले इंटरव्यू में आपको हेल्प करेगा। एक फ्रेशर से आप सिर्फ डीएसए अज्यूम करते हो, लेकिन आप एक एसडी 2 की अगर आप बात करो, या 1 ईयर 2 ईयर एक्सपीरियंस की बात करो, तो आपसे अज्यूम किया जाएगा कि आपको सिस्टम डिज़ाइन आता है, आपको फ्रेमवर्क्स आते हैं, आपको पता है चीज़ें कंपनी में काम कैसे करती हैं। तो वो सब अब लर्निंग ज़्यादा हो गई है। वसीम कह रहे हैं, सर आई एम फ्रॉम टायर 3, कोई कंपनी नहीं आती है कश्मीर में, प्रोजेक्ट्स तो बनाए हैं बट ऑफ कैंपस के लिए हमारे यहाँ से बाहर नहीं आना पड़ता, व्हाट टू डू। सो वसीम, मैं भी एक टायर 2 टायर 3 कॉलेज से ही आता हूँ,
टीयर 2 टीयर 3 कॉलेज से ही आता हूँ, मुझे पता है हाउ इट इज़। आप कह रहे हो आपके पास वहाँ कोई कंपनी नहीं आती है, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा आप ऑफ कैंपस अप्लाई करो। आप रेफरल्स के थ्रू अगर आप किसी को जानते हो जो आपका रेफरल दे सकता है, आप लिंक्डइन पे उनको अप्रोच कर सकते हो। आप प्लीज़ सारे लिंक्डइन चलाना शुरू करो, मुझे लगता है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ पे आपको लोग मिलते हैं जिनको आप अप्रोच कर सकते हो। आप उन्हें अप्रोच करो, आप उनको अपना रिज्यूमे भेजो। अगर उनके कंपनी में जो भी जिसके लिए भी आप अप्लाई कर रहे हो वहाँ पे जॉब ओपनिंग होगी, वो आपकी ज़रूर हेल्प करेंगे। मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, लोगों को फ़ायदा होता है रेफरल्स में हेल्प करने का। अगर मैं किसी की रेफरल दूंगा तो मेरा उसमें फ़ायदा है, मुझे उसके पैसे मिलते हैं, किसी को भी उसके पैसे मिलते हैं, सब उसकी हेल्प करना चाहते हैं। तो आप उनको अपना रिज्यूमे फॉरवर्ड करो, आप उनको इंटरेक्ट करो, आप बहुत लोग हज़ारों लोगों को भेज सकते हो, जितना आप कोल्ड चैट कर सकते हो सबसे आप करो। उसके अलावा देयर आर सेकंड ऑप्शंस कि आप ऑफलाइन ऑफ कैंपस अप्लाई करो, जो मैंने आपको बताया कि उनकी वेबसाइट्स पे आप जाके अप्लाई कर सकते हो। बहुत सारे सेमिनार्स होते हैं, आप उनको ले सकते हो, जिसमें आपको वो बताएंगे कि कब कब उनकी ओपनिंग्स हैं। हर बार हर कंपनी जैसे अमेजन इज नॉट कि पूरे 12 मंथ्स वो ओपन है, राइट। कुछ उसके ओपनिंग पीरियड्स होते हैं। एक तो प्लेसमेंट सेशन होता है जब वो फ्रेशर्स हायर करती है, एक और पीरियड्स होते हैं जब उसको लगता है कि उसको एक नई टीम बनानी है, तो उसको फ्रेशर्स भी चाहिए, एक्सपीरियंस भी चाहिए, तो वो उनके जॉब पोर्टल पे आता रहता है। तो आप वो सब फॉलो कर सकते हो, उससे आपको बहुत इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नहीं तो अभी आपकी कंपनी, अगर आपके कॉलेज में कोई भी एक कंपनी आ रही है अभी के लिए, और अगर आपकी अभी अच्छी प्रिपरेशन नहीं है, तो आप उस सर्विस बेस्ड कंपनी में भी जा सकते हो, और मेरी तरह उसके बाद आप बाद में भी प्रिपरेशन शुरू कर सकते हो, जैसे मैंने जॉब छोड़ के दोबारा से प्रिपरेशन शुरू करी थी। बीटेक में सीजीपीए कितना सही रहता है, देखो ऐसा है कि आप इतनी सीजीपीए मेंटेन रखो कि आपको कोई भी कंपनी सीजीपीए के बेसिस पे रिजेक्ट ना करे। मेरे कॉलेज में वो क्राइटेरिया था 7.5, मेरी ओवरऑल सीजीपीए 7.8 रही थी, बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं थी। 7.5 क्राइटेरिया था, मेरी 7.8 थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी कंपनी मुझे रिजेक्ट नहीं कर सकती थी सीजीपीए के बेसिस पे। तो अब आप उससे ऊपर जितना भी रख लो वो अच्छी बात है, उससे नीचे अगर आप रखोगे, जैसे अगर आपकी 7 सीजीपीए है, 6.56 सीजीपीए है, तो उससे क्या दिक्कत होगी, ज़्यादातर कंपनीज आपको रिजेक्ट नहीं करेंगी। माइक्रोसॉफ्ट आपकी सीजीपीए नहीं देखती है, हमारे में नहीं देखा था, बहुत सारी कंपनीज आपको सीजीपीए नहीं देखेंगी। लेकिन कुछ कंपनीज ऐसी होती है जो सीजीपीए स्पेसिफिक होती है, जो आपको बोल देंगी, सॉरी, जो आपको बोल देंगे कि आपके एटलीस्ट 7.5 सीजीपीए होनी चाहिए, तभी आप इंटरव्यू में बैठ पाओगे। तो बेसिक है कि आप बस अपने कॉलेज के हिसाब से जितनी भी आपकी सीजीपीए वहाँ मिनिमम रिक्वायरमेंट है, आप पूछ सकते हो अपने सीनियर से। अपने कॉलेज में आप देख सकते हो क्या ट्रेंड है, कि किसके नीचे आपकी कंपनीज आपको नहीं लेती हैं, उतना मेंटेन कर लो, काफ़ी है। I have some people who can refer me, but the openings are not coming, and the ones I applied to are not shortlisting resume. तो शौर्य देखो, अभी थोड़ा सा आपको पता है मार्केट कैसा चल रहा है। अभी ज़्यादातर कंपनीज हायरिंग फ्रीज करके रखी हुई है, इनफैक्ट फायरिंग चल रही है कई सारी कंपनीज में, आपको ये भी पता है। तो मुझे लगता है ये जो टाइम है ना आपका, लाइक अभी हमें नहीं पता ये मार्केट कितना टाइम तक ऐसा रहने वाला है, लेकिन हमेशा तो नहीं रहने वाला। 3 मंथ्स, 4 मंथ्स, एट मैक्स 5 मंथ्स, इसके ऊपर हमेशा मार्केट ऊपर आता है, जॉब रिक्वायरमेंट शिफ्ट होती है। आईटी सेक्टर इंडिया में बहुत स्ट्रांग होने वाला है और ऑलरेडी है भी। तो जैसे एक कोटेशन है, मेरे को बहुत अच्छा लगता है वो, कि एवरी कंपनी इज अ टेक कंपनी नाउ। अब ऐसी कोई कंपनी नहीं बची है जो कहे कि मैं नॉन टेक हूँ। इवन जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज भी हैं उनको भी डेवलपर चाहिए, उनकी भी वेबसाइट्स है, उनके पास भी एक प्रोजेक्ट्स है, जो उनको आजकल जैसे मशीन लर्निंग कितना इंपॉर्टेंट हो गया, तो हर चीज ऑनलाइन जा रही है, सबको वेब पे आना है, सबको अपने डेवलपर्स की रिक्वायरमेंट है, तो हायरिंग होने वाली है। अभी मार्केट डाउन है, कोई बात नहीं, दिस इज द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर। अभी आप क्या कर सकते हो, अपनी स्किल्स को डेवलप कर लो। आपने कहा आपके पास ऐसे लोग हैं जो आपको रेफरल दे सकते हैं, तो बहुत अच्छी बात है। अगर आपके पास लोग हैं जो आपको रेफरल दे सकते हैं, तो आपको वो बाद में भी दे सकते हैं। अभी उनके पास जॉब ओपनिंग नहीं है उनकी कंपनीज में, बाद में आ जाएंगी, 3-4 मंथ्स बाद आ जाएगी। तो इन सबसे इंपॉर्टेंट है, इन जो 3-4 महीने को जो अच्छे से यूटिलाइज कर सकता है ना, वो बहुत अच्छा सारी प्लेसमेंट्स कवर कर पाएगा, वो ज़्यादातर कंपनीज के इंटरव्यूज क्लियर कर पाएगा, मुझे ऐसा लगता है। जैसे कोविड का टाइम था, आप लगा लो सब घर पे बैठे थे। अब उस टाइम जो बंदा प्रिपरेशन में लगा हुआ था किसी भी चीज़ की, लेट्स से कोडिंग भी छोड़ दो, कोई अगर किसी कंपिटेटिव एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, यूपीएससी और एसएससी किसी के लिए भी प्रिपेयर कर रहा है, अगर वो उसमें लगा रहा था तो वो उसका बेस्ट टाइम था, क्योंकि सब घर पे बैठे थे, सब फ्री थे, मोस्ट ऑफ द टाइम आप कुछ और नहीं कर रहे थे, तो आप सिर्फ सारा ध्यान इस पे लगा सकते थे। तो मुझे लगता है अभी ये आपके लिए टाइम है। अगर आप अपने दिन के 2 से 3 घंटे, 4 घंटे एट मैक्स, वीकेंड्स पे ज़्यादा अगर आप ये टाइम निकाल सकते हो, तो अपनी स्किल्स को आप पूरा अप टू ग्रेड कर लो।
डीएसए ऐसा कर लो, प्रोजेक्ट्स ऐसे बना लो कि आपको कोई कंपनी रिजेक्ट ना कर पाए, और जब मार्केट अप होगा बस फिर कमाल कर दोगे आप। गेट की तैयारी कहाँ से करी थी? मैंने बताया मेडीसी से मैंने गेट की कोचिंग ली थी, दिल्ली से ऑफलाइन लिया था। भैया क्या चीज़ें वैलिड थर्ड ईयर कॉलेज में भी वैलिड होंगी? देखो, मैं थर्ड ईयर कॉलेज के हिसाब से बताता हूँ क्या चीज़ें आपके लिए वैलिड रहने वाली है। सबसे पहले ना आपको अपना कल्चर आइडेंटिफाई करना है। देखो, यू टेल मी योर फ्रेंड्स एंड आई टेल यू योर फ्यूचर, ये तो आपने बहुत फेमस कोटेशन है, सुना ही होगा कि आप मुझे अपने दोस्तों के बारे में बताओ, मैं आपको आपका फ्यूचर बता दूंगा। आप पहले आइडेंटिफाई करो कि आपके अराउंड का कल्चर कैसा है, क्या वहाँ पे कॉम्पिटेटिव कल्चर है, कोडिंग कल्चर है। मेरे पास वो नहीं था, मेरे पास वो प्रिविलेज नहीं था कि मेरे जो फ्रेंड्स हैं, मेरा जो कल्चर है बहुत कम्पिटेटिव कोडिंग कल्चर हो मेरे बीटेक में। तो मैंने तो आप क्या कर सकते हो, आप ये कर सकते हो कि अगर आपके पास कोई कम्पिटेटिव कल्चर नहीं है बीटेक कॉलेज में, आपके दोस्तों के अराउंड कोई कम्पिटेटिव कल्चर नहीं है, तो आप वो ऑनलाइन ढूंढो, कोई एक ऐसा कोई ऐसा पार्टनर ढूंढ लो जिसके साथ आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। आप अकेले भी कर सकते हो, नो डाउट आप अकेले कर सकते हो। अगर आपको कोई पार्टनर नहीं मिल रहा है, आप अकेले शुरू कर दो। मुझे लगता है कल्चर इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो टू गेट बेटर। लेट्स से आपके पास एक दोस्त है जो आपके साथ क्वेश्चन सॉल्व करता है, ठीक है, ऑनलाइन करता है, रोज आप उसको एक क्वेश्चन भेजते हो, वो आपके क्वेश्चन भेजता है, आप सॉल्व करते हो, वो सॉल्व करता है, आपको कुछ समझ नहीं आता वो समझा देता है। तो ये एक इन्वायरमेंट चलता रहता है, आप एक दूसरे को मोटिवेट करते हो टू गेट बेटर। तो मुझे लगता है एक थर्ड ईयर कॉलेज में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है ना वो एक कल्चर है। अगर आप वो एक कल्चर आइडेंटिफाई कर सकते हो, एक ऐसा ग्रुप आइडेंटिफाई कर सकते हो जहाँ पे आपको मोटिवेट किया जा रहा है, सारे बच्चे इसके लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं, इसके ओरिएंटेड काम कर रहे हैं। क्योंकि बीटेक में आपको पता है ज़्यादातर बच्चे इन सब पे नहीं ध्यान दे रहे होते, क्योंकि एक तो नॉलेज नहीं होती है फर्स्ट थिंग, सेकंड थिंग इतने मैच्योर नहीं होते कि हमें पता हो कि हमारे लिए क्या ज़रूरी आ गया और क्या काम आएगा, राइट। तो मुझे लगता है कि आप पहले खुद के लिए एक ऐसा कल्चर ढूंढो जो आपके अराउंड एक ऐसा सर्कल बना रहा है जो आपको मोटिवेट कर रहा है, आपको आगे बढ़ा रहा है, वो सबसे इंपॉर्टेंट है, मुझे ऐसा लगता है। Hi brother, I got my admission in IIT Bombay MTech TA. My theory concepts are good, but I am weak at coding. If I start doing coding now, but the time of placements, will I be able to crack good placements? Of course, bro. आप बिल्कुल कर पाओगे। आपने अभी ज्वाइन किया है MTech, मैंने भी MTech के बाद ही अपना बहुत जो एडवांस लेवल ऑफ DSA मैंने तभी शुरू किया था। एक साल में आई वॉज वेरी इजीली एबल टू अकॉम्प्लिश दैट, बहुत ईजी है। एक साल इज अ ह्यूज टाइम। भैया M22 पास आउट गेट के लिए ड्रॉप लिया था, क्वालिफाई हुआ बट नॉट विद गुड रैंक। बहुत जॉब्स के लिए अप्लाई किया बट कहीं नहीं मिल रहा। डीएसए स्टार्ट कर दिया है 2 मंथ्स। अब आगे के लिए क्या एडवाइस रहेगा? हे आयुष, आप पहले अपना माइंडसेट क्लियर बनाओ कि आपको अभी क्या करना है। अगर आपको अभी जॉब करनी है या फिर आपको अभी गेट के लिए एक और अटेम्प्ट देना है। अगर आप गेट के लिए अटेम्प्ट देना चाहते हो तो आप अभी डीएसए को छोड़ सकते हो, आप अपनी पूरी प्रिपरेशन गेट ओरिएंटेड रखो। थ्योरेटिकल डीएसए आता है, उसमें आपको प्रैक्टिकल इतना ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, आप बाकी सब्जेक्ट पे ज़्यादा ध्यान दो। एल्गोरिथम्स, डेटा स्ट्रक्चर के अलावा कंपाइलर, डिज़ाइन, नेटवर्क्स, ये सब ज़्यादा फोकस होता है। एप्टीट्यूड, आपका मैथ कैसा है। तो आप, मुझे लगता है अगर आपको गेट की तरफ जाना है, आपको आईआईटी में एडमिशन चाहिए या एनआईटी में एडमिशन चाहिए, तो अभी आप अपना सारा फोकस सिर्फ गेट पे लगाओ। आप उसके लिए कोर्सेज ले सकते हो, आप ऑनलाइन ऑफलाइन कोर्स ले सकते हो, या अगर आपको कोर्स नहीं भी लेना है, आप घर पे पढ़ना चाहते हो, लेकिन सारा टाइम अभी आप सिर्फ गेट पे लगाओ। फर्स्ट थिंग, पहले आपको अपना माइंड बनाना ही पड़ेगा। पर अगर आपका माइंड ये बन गया कि अब मुझे गेट नहीं करना है, मुझे अपना अभी जॉब चाहिए, आई एम वेरी मच इनटू जॉब राइट नाउ, सो आप अभी सिर्फ 22 के हो ना, आप अपने आप को 6 मंथ्स दो। मुझे लगता है दैट इज़ मोर देन इनफ। आप कोर्स को पूरा करो, आप अच्छे से पूरा डीएसए कवर कर लो, उसके बाद आप कंपनीज में ऑफलाइन अप्लाई कर सकते हो। आपके बीटेक कॉलेज से भी अगर कुछ कंपनीज होंगी, वो अगर आपको अच्छी लग रही है, आप उससे अप्लाई कर सकते हो। या फिर आप नॉर्मली क्या कर सकते हो कि जैसे मैंने आपको बताया, आप रेफरल्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। तो आप पहले अपना माइंडसेट बना लो कि आपको गेट के लिए तरफ जाना है या आपको अपना, जैसे मैंने बोला, प्लेसमेंट्स की तरफ जाना है। भैया, हाउ टू प्रिपेयर फॉर एप्टीट्यूड इन वेरी लेस टाइम? आई शुड गो विद चैप्टर वाइज टॉपिक्स और आई शुड सॉल्व क्वेश्चंस रैंडमली ऑफ न्यूमेरिकल एबिलिटी? स्मृति, डिपेंड्स आपका अभी एप्टीट्यूड कैसा है। आई गेस अगर आपको लगता है आपका एप्टीट्यूड स्ट्रांग नहीं है तो आई विल रिकमेंड कि आप टॉपिक वाइज जाओ। टॉपिक वाइज से क्या होगा कि आपको आप एकदम ओवरवेल्म नहीं हो जाओगे कोई क्वेश्चन देख के। आप नंबर थियरी कर रहे हो, आप एलसीएम एचसीएफ कर रहे हो, आप कोई टॉपिक वाइज एप्टीट्यूड कर रहे हो, ठीक है। तो जब तक आप एडवांस टॉपिक्स तक पहुंचोगे ना, आपका बहुत अच्छा बेस क्लियर हो चुका होगा, बेस बन चुका होगा, ठीक है।
तो मेरी सजेशन है अभी आप टॉपिक वाइज जाओ, अगर आपकी एप्टीट्यूड अच्छा नहीं है। अगर आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, आपने बेसिक एप्टीट्यूड किया हुआ है, तो आप सीधा क्वेश्चंस उठाओ, उन्हें सॉल्व करो। मुझे लगता है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। एप्टीट्यूड और कोडिंग में देखो एक बात बहुत कॉमन है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतना बेटर होगा। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ थियरी पढ़ के चले जाओ, आपको कॉन्सेप्ट पता है और आप काम कर दोगे। बिल्कुल मैथमेटिक्स है हमारे लिए। जैसे मैथ्स में कहते थे कि सिर्फ थियरी पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्वेश्चन सॉल्व करने इंपॉर्टेंट है, सेम यहाँ पे भी है। भैया विच वेबसाइट यू यूज फॉर प्रॉब्लम सॉल्विंग, लीड कोड और जीएफजी? मैंने दोनों यूज़ करे हैं बॉस चंद्रबान, मैंने दोनों ही यूज़ करे हैं। मैंने जीएफजी मेरे लिए काइंड ऑफ बहुत ज़्यादा यू नो एक रेफरेंस मटेरियल है। अगर मुझे कुछ डाउट है, मुझे कुछ आर्टिकल पढ़ना है, मुझे कुछ चीज़ें समझ नहीं आ रही है, तो मैं जीएफजी के आर्टिकल ज़्यादा पढ़ता हूँ, मुझे वहाँ पे चीज़ें समझ आती हैं। जीएफजी का प्रैक्टिस सेशन है, वहाँ पे मैंने क्वेश्चंस भी बहुत सॉल्व किए हैं, लेकिन एज एन इंटरफेस वाइज मुझे लीड कोड ज़्यादा बेटर लगता है। मुझे लगता है वहाँ पे मैं बहुत सारी चीज़ें हैं लीड कोड के लिए जो मुझे लगता है कि मेरे को ज़्यादा पुश करती है कि मैं उस साइड जाऊँ, मुझे उसका यूज़र इंटरफेस ज़्यादा बेटर लगता है। ऑल्दो मैंने दोनों में बहुत क्वेश्चंस किए हैं, मैंने जीएफजी पे भी बहुत क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। आप कोई भी वेबसाइट पकड़ सकते हो, इट्स नॉट इंपॉर्टेंट आप क्या कर रहे हो, आप जीएफजी कर रहे हो, आप लीड कोड कर रहे हो, आप हैकर रैंक कर रहे हो, हैकर अर्थ कर रहे हो, इट डज नॉट मैटर। इट मैटर्स कि आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो। वेबसाइट इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन सब में सेम मिलेंगे। अगर आप लाइक कोई एल्गोरिथम है, कोई क्वेश्चन है जो आपको लाइक कॉम्बिनेशन सम, आप एक क्वेश्चन है ठीक है, वो आपको जीएफजी पे मिलेगा, वो आपको लीड कोड पे भी मिलेगा, कोई फर्क नहीं है। बस आपको एक प्लेटफॉर्म चूज करो, उसको फॉलो करो। आई एम वर्किंग एज अ .NET developer, 2+ year of experience in mid-level product-based company with a 10 LPA package. What would be the process of selection in giant product-based companies and how much salary increment can expect? Okay, so अजहर आई सजेस्ट यू कि अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए लुक आउट कर रहे हो, तो मुझे लगता है जो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर रहे हो वो ऑफकोर्स डबल तो पक्का हो जाएगी। आपका जितना एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस पे इजीली, बहुत इजीली मैं आपको बता रहा हूँ, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में 35 to 40-50 लाख का पैकेज मिल जाता है अभी। लेकिन व्हाट इज द सिलेक्शन प्रोसीजर? सिलेक्शन प्रोसीजर जैसे मैंने आपको ऊपर बताया सेम रहेगा। आपके पास अगर 2+ ईयर का एक्सपीरियंस है, तो अदर देन सब सिर्फ डीएसए, अदर देन जस्ट डीएसए, आपको बाकी चीज़ों पे ध्यान देना पड़ेगा। दैट इज सिस्टम डिज़ाइन, दैट इज लाइक आप लो लेवल डिज़ाइन, हाई लेवल डिज़ाइन कितना अच्छे से समझ पा रहे हो। और पर्टिकुलरली अगर आप .NET डेवलपर हो और अगर आप किसी कंपनी में अप्लाई कर रहे हो जो ओरिएंटेड है .NET के लिए, आपका प्रोजेक्ट .NET ओरिएंटेड है, तो उसमें आपको आपकी जितनी एक्सपर्टीज है उस पर क्वेश्चन आएंगे। पर जनरली क्या होता है ना, ये मैंने नोटिस किया है, या मैंने नोटिस नहीं किया बल्कि ये आपको दिखेगा हर जगह प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज में, वो किसी भी एक वो ओरिएंटेड नहीं होंगी, जैसे एक फ्रेमवर्क ओरिएंटेड नहीं होंगी। तो ऐसा नहीं होगा कि मैं बोलूंगा कि मैं स्प्रिंग बूट डेवलपर हूँ, या मैं जेंगो डेवलपर हूँ, या .NET डेवलपर हूँ, तो मैं इस कंपनी का इंटरव्यू क्रैक कर दूंगा, ऐसा नहीं होता है। हमारे मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। जब मैं यहाँ पे आया, मेरा जो प्रोजेक्ट था वो जावा में था, स्प्रिंग बूट पे, ठीक है। उसके बाद वो चेंज हुआ, पाइथन में आ गया, फास्ट एपीआई में। इट डिपेंड्स कि आपका अभी प्रोजेक्ट क्या चल रहा है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में प्रोडक्ट मैटर करता है, ठीक है। अब उस प्रोडक्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसका कोई भी एक टेक स्टैक हो सकता है। अभी का टेक स्टैक है स्प्रिंग बूट, कभी .NET, कभी पाइथन का फास्ट एपीआई, कभी जेंगो। आप इंजीनियर हो, यू आर नॉट अ कोडर। समझ रहे हो, फर्क समझो। अ कोडर कैन जस्ट कोड इन अ पर्टिकुलर लैंग्वेज, तो उसको इन्स एंड आउट्स पता है एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के। बट एज एन इंजीनियर, एज अ डेवलपर, यू शुड बी फ्लेक्सिबल इनफ टू एडजस्ट। अब जब आपने अपना बेस स्ट्रॉन्ग बना लिया है ना, जब आपने बहुत अच्छा डीएसए किया हुआ है, आपको हाई लेवल डिजाइन, लो लेवल डिजाइन अच्छा आता है, तो आपका बेस इतना स्ट्रांग है कि आप किसी भी इन्वायरमेंट में एडजस्ट कर जाओगे। बहुत मुश्किल नहीं है। आपको भी पता है जावा से पाइथन पे शिफ्ट करना मुश्किल नहीं है, पाइथन इनफैक्ट बहुत इजी लैंग्वेज है। सिंटेक्स मैटर जनरली आप लाइक इन अ वीक सीख जाते हो, ठीक है। उसके बाद मैटर क्या करता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग। सॉल्व तो आपको प्रॉब्लम्स ही करनी है ना एट द एंड ऑफ द डे, चाहे आप इस लैंग्वेज में कर रहे हो, इस फ्रेमवर्क में कर रहे हो, तो वो भी एक चीज़ है। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा, आप सेम अपना डीएसए अच्छा प्रिपरेशन करो। आपके लेवल पे आपको सिस्टम डिज़ाइन आना ही आना चाहिए। उसके अलावा सैलरी इंक्रीमेंट मैं आपको बता रहा हूँ, यू कैन ईजिली इंक्रीमेंट योर सैलरी 2 to 3 times ईजिली। विच लैंग्वेज यू आर यूजिंग टू वर्क इन ओला? अभी मैंने उसका आंसर दिया कि ऐसा कोई पर्टिकुलर नहीं है। राइट नाउ आई एम वर्किंग विद जावा एंड पाइथन बोथ। कभी कभार वो चेंज हो सकता है डिपेंडिंग ऑन योर प्रोजेक्ट, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे एक बैक एंड डेवलपर हूँ, तो आई कैन अगर, और ऐसा नहीं है कि आई एम जस्ट अ बैक एंड डेवलपर और मुझे फ्रंट एंड का काम नहीं मिल सकता। इट्स जस्ट अभी हमारी टीम में एक्सपर्ट फ्रंट एंड डेवलपर्स ऑलरेडी हैं, तो वो मुझे ऑफ कोर्स ओवरटेक कर सकते हैं। तो वो एक्सपर्ट है फ्रंट एंड में, तो वो फ्रंट एंड काम करते हैं, मैं बैक एंड का काम करता हूँ। मेरे जैसे बहुत सारे लोग हैं जो बैक एंड डेवलपर्स हैं। अब अगर अगर प्रोजेक्ट रिक्वायरमेंट है और हमारे को एक नई टीम बनानी है, एक नया प्रोजेक्ट है जिसमें फ्रंट एंड डेवलपर्स नहीं है, तो आपको फुल स्टैक का काम दिया जा सकता है बहुत इजीली। ऐसा
चेंज होना बहुत ईजी है इसमें। तो आपको फ्लेक्सिबल होना पड़ता है अपने प्रोजेक्ट के बेसिस पे और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे। अ, अभिनव कह रहे हैं भैया कोड करता हूँ लेकिन 2-3 दिन में बात भूल जाता हूँ। इसके लिए सबसे इम्पोर्टेंट है कि आप नोट्स बनाओ, प्लीज़ आप नोट्स को मत भूलना। अगर आप डीएसए कर रहे हो, आप प्रॉब्लम जो आप सॉल्व कर रहे हो जीएफजी पे, लीड कोड पे, आपने कोई क्वेश्चन सॉल्व किया है, अगर वो आपके लिए नया क्वेश्चन था, उसमें आपको एक नया लॉजिक समझ आया और वो अगर आपसे खुद से तो नहीं हो पाया और आपने कोई वीडियो देखी तब आपको समझ आया, तो प्लीज़ उसको नोट डाउन करो, बहुत ज़रूरी है। आप सब भूल जाओगे, ये मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी हुई है। मैं क्या करता था, मैं क्वेश्चन सॉल्व करता था, आगे बढ़ जाता था, क्वेश्चन सॉल्व करता था, आगे बढ़ जाता था, मुझे लगता था मैंने सब कर लिया है। लेकिन जब आप पीछे जाते हो, दोबारा वो क्वेश्चन आता है, आपसे वो सॉल्व नहीं होता है। आपको लगता है यार ये तो मैंने किया हुआ है, अब मुझसे सॉल्व क्यों नहीं हो रहा है ये? यही दिक्कत हुई है कि आपने उसके नोट्स नहीं बनाए। आपको पता ही नहीं है कि उस टाइम जो आपने लॉजिक लगाया था, अब वो आपको याद नहीं आ रहा है। उसके लिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, आप एक नोटबुक बनाओ, जो सिर्फ़ आपके डीएसए के लिए होगी। अगर आप जैसे अभी अरेज़ पढ़ रहे हो, तो उसमें सिर्फ़ अरेज़ के क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चन नहीं लिखने हैं, उसको भर देना नहीं है उसको। जो आप ईज़िली सॉल्व कर सकते हो, आपको पता है इसमें कोई नया लॉजिक नहीं लगा, ये मुझे जो पता है वही पता है, तो छोड़ दो उसको। जिसमें भी कोई नया कांसेप्ट लग जाए, कोई नया लॉजिक लग जाए, उसका सूडो कोड लिख लो। पूरा का पूरा कोड नहीं लिखना आपको, सूडो कोड, कि आप खुद को समझा सको। आप उस कोड को पढ़ो, आपको समझ आता है, अच्छा यार ठीक है, समझ गया मैं। हर हफ्ते अगर आप उसको रिवाइज कर सकते हो बहुत अच्छा है। हफ्ते नहीं कर सकते, 2 हफ्ते में रिवाइज करो, पर एटलीस्ट अपने डीएसए के नोट्स को विजिट करते रहो। ये बहुत ज़्यादा बड़ी सीख है जो मेरे को बहुत टाइम बाद मिली थी, मैं आपको अभी सजेस्ट कर रहा हूँ। अपने नोट्स ज़रूर बनाना, सब्जेक्ट टॉपिक वाइज बनाना, अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ग्राफ्स, डीपी जैसे आप कर रहे हो वैसे बनाना, और उनको रिवाइज करते रहना। मल्टीपल टाइम्स रिविजन लगेगा, तब जाके वो आपको माइंड में रहेंगे और वो लॉजिक बिल्डिंग आपकी स्ट्रांग होगी। सिस्टम डिज़ाइन कहाँ से पढ़ें? सिस्टम डिज़ाइन के लिए मेरे पास कुछ रिसोर्सेज हैं। आप अगर आपको फ्री में पढ़ना है, बहुत अच्छे ऑनलाइन लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको यूट्यूब पे। बहुत अच्छे चैनल्स हैं। आप सिस्टम डिज़ाइन एलएलडी या एचएलडी आप सर्च करोगे, आपको बहुत अच्छे रिसोर्सेज मिल जाएंगे। उसके अलावा आप उस पे यूडेमी से आप कोर्सेज बाय कर सकते हो अगर आपको बाय करना है तो। और देर आर मैनी वेबसाइट, में नाम भूल गया एक का, जिसका टेक्स्ट बेस्ड कोर्स है सिस्टम डिज़ाइन पे। इट्स नॉट अ वीडियो बेस्ड कोर्स, पूरा टेक्स्ट बेस्ड कोर्स है। उसका कहना है कि टेक्स्ट में आप ज़्यादा बेटर और ज़्यादा फास्ट सीखते हो एक ट्यूटोरियल देखने से, क्योंकि एक नॉर्मल ह्यूमन की जो बोलने की स्पीड है वो बहुत कम है कंपेरेटिवली उसको टेक्स्ट पढ़ने के, राइट। आप सर्च कर सकते हो, एड्यूरेका शायद वेबसाइट है, नहीं एड्यूरेका नहीं है, कुछ और है, आई डोंट रिमेंबर द नेम राइट नाउ। बट आपको बहुत सारी रिसोर्सेज मिल जाएंगी, आपको बहुत अच्छी बुक्स मिल जाएंगी सिस्टम डिज़ाइन पे। अगर आपको, जो मैंने बुक फॉलो कर रहा हूँ अभी, वो है ग्रोकिंग द सिस्टम डिज़ाइन इंटरव्यू, एक बुक है, वो आप बाय कर सकते हो, बहुत अच्छी बुक है। भैया डीएसए रिवाइज करने का सही तरीका क्या है? प्रॉब्लम रिपीट करें या थियरी? अगेन बॉस ध्रुव वही रहेगा। सबसे पहले है थियरी। किसी भी चीज़ को आप पढ़ रहे हो, अगर आपकी उसकी थियरी क्लियर नहीं है, आप उसकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर सकते हो, आप एक लेवल के ऊपर नहीं जा सकते हो। आपका इंट्यूटिव ब्रेन उतना ही इंट्यूशन लगा सकता है जितना आपको चीज़ों की नॉलेज है, राइट। थियरी इंपॉर्टेंट है, पहले थियरी पढ़ जाओ, अच्छे से समझ जाओ कि डेटा स्ट्रक्चर हम क्यों यूज़ करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, इसके कॉन्स क्या हैं, और इसके रिप्लेसमेंट्स क्या हैं, इसके लिए एल्गोरिदम्स क्या हैं। हर डेटा स्ट्रक्चर्स की कुछ एल्गोरिदम्स होती हैं, जैसे मैंने बताया था, ग्राफ ग्राफ का एग्जांपल अगर हम ले, तो ग्राफ के पास बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। अगर आप उसका डाइजेस्ट्रा देखोगे, बेलमैन फोर्ड, कोसाराजुस एल्गोरिथम, बहुत सारे ब्रिज के बहुत सारे एल्गोरिदम्स हैं। तो ये आपको अगर पता नहीं होंगे, आप क्वेश्चंस नहीं अटेम्प्ट कर पाओगे, एक हद के बाद आप नहीं कर पाओगे और आपको लगेगा नहीं हो पा रहा है। तो सबसे पहले थियरी, फर्स्ट थिंग। थियरी एक बार कंप्लीट हो गई, इजी क्वेश्चंस, इजी के बाद मीडियम, मीडियम के बाद हार्ड। एक बार अगर आप हार्ड क्वेश्चंस पे कंफर्टेबल हो गए हो, लाइक 45 मिनट्स में आप एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो, दैट्स वेरी गुड। एक इंटरव्यू में यही आपकी एक्सपेक्टेशंस होती है कि आप 45 मिनट से 1 आवर में एक हार्ड क्वेश्चन सॉल्व कर पाओ। अगर आपने वो कर पा रहे हो, फिर आप रैंडम क्वेश्चंस पिक कर सकते हो, पर रैंडम क्वेश्चन जरूर पिक करना। ये भी एक अच्छी इन्फॉर्मेशन है जो मैं आपको देना चाहता हूँ। इसको ऐसे समझो, होता क्या है, आपने टॉपिक पढ़ा, लेट से आपने एरेज पूरा पढ़ लिया, ठीक है। आपने रिकर्शन पूरा पढ़ लिया, रिकर्शन एक एल्गोरिथम है, एरेज एक डेटा स्ट्रक्चर है, आपने दोनों टॉपिक पूरे पढ़ लिए। इंटरव्यू में आपके सामने क्वेश्चन आया रैंडम, आपको पता ही नहीं है उसमें कौन सा डेटा स्ट्रक्चर आप यूज कर सकते हो। ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो आप फेस करोगे अगर आप सिर्फ टॉपिक वाइज चीजें पढ़ोगे और कभी भी रैंडम क्वेश्चन नहीं उठाओगे। टॉपिक वाइज चीजें करने से क्या दिक्कत होती है, मुझे पता है मैं अरेज पढ़ रहा हूँ,
मुझे पता है मैं अरेज पढ़ रहा हूँ, तो ये प्रॉब्लम जो सॉल्व होगी वो अरेज से ही होगी, इसमें लिंक लिस्ट नहीं लग जाएगा। ज़्यादा हैशिंग लग जाएगी क्योंकि कुछ हैश करनी होगी चीज़ें, रिकर्शन लग जाएगा अगर मुझे उसको आइटरेटिवली नहीं करना होगा तो। पर चीज़ें इसमें अरेज पे ही लगेंगी, राइट, ये मुझे पता है। पर मैं आपके पास एक रैंडम क्वेश्चन फेंक दूँ, ठीक है, अब मैं बोलूँ इसको सॉल्व करो। आप सोच रहे हो यार इसके लिए डेटा स्ट्रक्चर कौन सा अच्छा है, क्या एरे अच्छा है या इसका लिंक लिस्ट के लिए बेटर, इसको मैं लिंक लिस्ट में बेटर रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। ये कब आपका माइंडसेट डेवलप होगा, जब आप रैंडम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे। पर रैंडम क्वेश्चन आप कब प्रैक्टिस कर पाओगे, जब आपके टॉपिक वाइज क्वेश्चंस कवर हो जाएंगे। तो मुझे लगता है आप पहले टॉपिक वाइज ही करो, एक बार वो कवर हो जाते हैं तो रैंडम क्वेश्चन जरूर करना। आप लीड कोड में एक फिल्टर होता है, टॉप 100 इंटरव्यू क्वेश्चन, आप वो फिल्टर लगाओ, आपके पास रैंडम क्वेश्चन निकल के आ जाएंगे, वो भी रैंडम ऑर्डर में, इजी मीडियम हार्ड भी रैंडम होगा। कोई भी एक क्वेश्चन उठाओ, उसको सॉल्व करने लग जाओ, उसमें अप्रोच देखो, अगर आपसे नहीं हो पा रहा है तो हिंट देखो, इसमें हिंट होगा कि ये किससे हो सकता है, ये रिकर्सिव एल्गोरिथम लगेगा, इसमें कोई कोई डिवाइड एंड कॉन्कर लगेगा, कुछ तो आपको वो बताएगा जिसको आपको उसमें हेल्प होगी। पर हमेशा रैंडम क्वेश्चन जरूर करना। भैया कैन वी ज्वाइन ओला एज अ फ्रेशर फ्रॉम टियर 3? ऑफ कोर्स यू कैन ज्वाइन ओला एज अ फ्रेशर, इट डिपेंड्स ऑन द जॉब ओपनिंग। अगर आपने डीएसए अच्छा कर लिया है, आप मुझे अपना रिज्यूमे डाल सकते हो मेरे लिंक्डइन पे, अगर जॉब ओपनिंग होगी तो मैं आपका ज़रूर उसका रेफरल दूंगा। बस आपको अपना डीएसए स्ट्रॉन्ग रखना है, ऐसा नहीं है कि रेफरल दे दिया और काम हो गया, इंटरव्यू आप ही को देना पड़ेगा और आपके लिए वो इंटरव्यू नहीं देगा। भैया सुबह रेड्डी सर इज गोइंग फॉर एल्गोरिथम, आई एम आल्सो फॉलोइंग देम। आपको एक बताना चाहूँगा, रेड्डी सर से मैं पढ़ा हूँ, आई नो कितने अमेजिंग टीचर हैं, वो बहुत औसम टीचर हैं। अब मुझे लगता है हम बहुत लकी हैं अगर हमें रेड्डी सर पढ़ा रहे हैं, तो वेल एंड गुड फॉर यू, ऑल द बेस्ट। हाय भैया, आई वॉन्ट बिकम बीटा साइंटिस्ट, इट कैन बी पॉसिबल विद डीएसए कोर्स? आई कैन बिकम डेटा साइंटिस्ट, सॉरी बीटा साइंटिस्ट कह रहा था मैं, डेटा साइंटिस्ट। ओके, आपको डेटा साइंटिस्ट बनना है। आपको पता है डेटा साइंटिस्ट बनने के लिए आपको क्या चाहिए, डेटा साइंस चाहिए। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। अब डिपेंड करता है अभी आप अपने करियर में कहाँ हो, आपने कहा है आपको बनना है, आप ऑलरेडी कुछ एक्सपीरियंस हो तब आपको डीएसए पे शिफ्ट, तब आपको डेटा साइंस में शिफ्ट करना है, वन थिंग। या फिर आप बिल्कुल फ्रेशर हो और आपको डेटा साइंस में शिफ्ट करना है, सेकंड थिंग। दोनों में फर्क है। अगर आप बिल्कुल फ्रेशर हो तो सेम फर्स्ट एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो आपसे देखा जाएगा दैट इज स्टिल डीएसए, क्योंकि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग ही मैटर करती है एक इंटरव्यूअर को। आपको, उनको पता है आपको एक्सपीरियंस नहीं है, उनको पता है आप बहुत कॉम्प्लिकेटेड डेवलपमेंट बेस्ड क्वेश्चंस नहीं कर पाओगे, पर उनको ये पता है कि आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अच्छी होनी चाहिए, तभी तो आप कुछ आगे कर पाओगे प्रॉब्लम सॉल्विंग में भी, सॉरी डेवलपमेंट में भी। तो फर्स्ट तो अगेन आपके लिए डीएसए रहेगा। पर अगर आपको स्पेसिफिकली डेटा साइंस के लिए जाना है तो आपको डेटा साइंस आना चाहिए, आपको मशीन लर्निंग आनी चाहिए। फिर आप ये नहीं कह सकते कि मुझे बिल्कुल एमएल नहीं आती, बिल्कुल डेटा साइंस नहीं आता। डेटा साइंस के लिए तो बहुत अच्छे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। आप उस पे कोर्सेरा पे कोर्स बाय कर सकते हो, बहुत अच्छा मशीन लर्निंग डेटा साइंस का कोर्स है। यूट्यूब पे बहुत सारे लेक्चर्स अवेलेबल हैं, आप वो देख सकते हो। बट हाँ, बेसिक आपको डेटा साइंस जरूर आना चाहिए अगर आप सिर्फ स्पेसिफिकली डेटा साइंस के लिए अटेम्प्ट कर रहे हो तो। हाउ टू कवर बैकलॉग, हाउ टू कवर बैकलॉग, ये क्वेश्चन, मेरा बैकलॉग नहीं था टू बी वेरी ऑनेस्ट विद यू। कभी बीटेक में मैंने कोशिश किया, मेरे बहुत कम नंबर आए हैं। आपको बताऊं, मेरा बीटेक का फर्स्ट सेमेस्टर में मेरे पास फिजिक्स थी, सबके पास बीटेक का फर्स्ट ईयर सेम होता है राइट, सब हर डिपार्टमेंट के लिए, चाहे वो ईसीओ, ट्रिपल ई, सीएसईओ, मेरे पास फिजिक्स थी। उसमें मेरे पासिंग नंबर से सिर्फ 2 नंबर ऊपर आए थे, मैं बच गया था, उसमें मेरी बैक आ सकती थी। अब आपका क्वेश्चन है बैकलॉग कैसे क्लियर करें, कवर करें। सिंपल है, पढ़ के, अब आपको पता है ऑड सेमेस्टर्स की बैक ऑड में क्लियर होती है, इवन सेमेस्टर्स की बैक इवन में क्लियर होती है। आपको उसके लिए प्रिपरेशन अलग से करनी पड़ेगी, बैकलॉग जरूर क्लियर करो, उसको मत छोड़ना, प्लेसमेंट में बहुत नुकसान देगी आपको वो। I'm a Node.js developer, so I have to use JS in an interview round of DSA. सुमन घोष, इट डिपेंड्स इफ यू आर स्पेसिफिकली लुकिंग फॉर अ Node.js इंटरव्यू। हाँ, अगर आप एक Node.js के लिए ही इंटरव्यू दे रहे हो एक्सपीरियंस लेवल पे, तो आपको JS ऑफ कोर्स आनी ही चाहिए, Node.js आना चाहिए स्पेसिफिकली। और अगर आप एज अ फ्रेशर हो, और तो वो इतना मैटर नहीं करेंगे कि आपको Node.js आती है या नहीं आती है, वो डीएसए पूछेंगे। एज अ डेवलपर भी, एज लाइक एक्सपर्ट, एज अ सॉरी सीनियर डेवलपर भी, अगर आपको 1 साल 2 साल का एक्सपीरियंस है भी Node.js पे, तब भी आपका डीएसए राउंड जरूर होगा। अगर आप एक सर्विस, अगर आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी के लिए टारगेट कर रहे हो, डीएसए राउंड हमेशा प्राइमर होता है किसी भी इंटरव्यू राउंड का। फर्स्ट राउंड डीएसए हो सकता है, सेकंड राउंड भी डीएसए हो, थर्ड राउंड आपका सिस्टम डिजाइन हो, या फिर आपके साथ जो, आप अगर किसी पर्टिकुलर फील्ड में हो, जैसे Node.js में अगर आप हो तो उसका राउंड हो, फिर एक एचआर राउंड होगा, फॉलो बाय एचआर राउंड। तो डीएसए इंपॉर्टेंट है अगेन।
भैया एनी गाइडेंस अबाउट एप्टीट्यूड? एप्टीट्यूड के लिए एज आई ऑलरेडी टोल्ड, आपको खुद से पहले एनालाइज करना है आपका एप्टीट्यूड अभी किस लेवल पे है। कैसे एनालाइज करोगे? कोई क्वेश्चन उठाओ रैंडम, उसे सॉल्व करो। अगर नहीं हो पा रहा है, आपको लग रहा है आपका एप्टीट्यूड अभी थोड़ा कमजोर है, टॉपिक वाइज चलो। सबसे पहले नंबर थियरी से शुरू करो, एलसीएम एचसीएफ से शुरू करो, बहुत बेसिक टॉपिक्स, परम्यूटेशंस पे जाओ, फिर बायनोमियल थियरम्स, धीरे धीरे प्रोबेबिलिटी, धीरे धीरे टॉपिक्स बढ़ाओ। टॉपिक वाइज कवर करने का सबसे अच्छा फायदा है, एप्टीट्यूड हमेशा हायरार्किकल बढ़ता है। तो जो अगर आपने नंबर थियरी पढ़ लिया है, वो आपका यूज होगा बायनोमियल थियरम में, वो आपका यूज होगा आगे किसी भी लेट से प्रोबेबिलिटी में। तो हमेशा टॉपिक वाइज जाओ एप्टीट्यूड के लिए। आई सजेस्ट, एक बार आपने टॉपिक्स क्लियर कर लिए, फिर आप रैंडमली उसे सॉल्व कर सकते हो। आप सबसे बेस्ट क्या कर सकते हो, आप जीएफजी पे पजल सॉल्व कर सकते हो। जीएफजी पे एप्टीट्यूड भी है, आप पजल्स भी हैं उसमें, उससे भी आपकी लॉजिकल बिल्डिंग एक्चुअली बढ़ती है। तो अगर आप कोई पजल आपको मिल रहा है, आप उसे सॉल्व कर सकते हो। आप आपके कोडिंग में भी हेल्प होगी और आपके एप्टीट्यूड में भी वो बहुत हेल्प करेगा। 26 तक रिसेशन ठीक हो जाएगा ना? बहुत लंबा टाइम की बात कर रहे हो आप, तब तक एक और बार रिसेशन आके जा चुका होगा, ठीक है? इतना कभी रिसेशन नहीं चलता है। नॉट एबल टू बिल्ड लॉजिक, विल्सन रोज, मैं आपको अगेन यही सजेस्ट करूंगा, लॉजिक बिल्डिंग के लिए आपको थियरी आपकी सबसे पहले क्लियर होनी चाहिए डीएसए की। फर्स्ट पॉइंट, अगर आपकी थियरी क्लियर है, आपके आपको क्वेश्चंस जब आप करते हो आप उसके नोट्स जरूर बनाओ। थर्ड पॉइंट, आप पजल सॉल्व करो, जैसे मैंने अभी एप्टीट्यूड के लिए भी कहा था। अगर आप पजल सॉल्व करते हो ना, तो आपकी लॉजिकल बिल्डिंग बढ़ती है। आप जीएफजी पे जाना, पजल सेक्शन पे जाना, वहाँ पे पजल्स निकालना, इजी मीडियम हार्ड करके वो डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पजल्स। जैसे बॉल्स वाले पजल होते हैं, आपके पास 100 बॉल्स हैं, सब उसमें से एक का वेट ज्यादा है, 99 सेम है, आपको बताना है 3 मूव्स में किसका वेट कम है। आप ऐसे बहुत सारी पजल्स देखोगे, राइट? जब आप वो पजल्स पे लॉजिक बिल्डिंग करोगे ना, तो उसको आप इंटीग्रेट कर सकते हो अपने कोडिंग में। पजल सॉल्व करो, थियरी अपनी स्ट्रांग रखो डीएसए के लिए। पहले थियरी इंपॉर्टेंट है, थियरी स्ट्रांग हो गई, क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, पजल सॉल्व कर पा रहे हो, लॉजिकल बिल्डिंग अपने आप अच्छी हो जाएगी। ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको, ये इंपॉर्टेंट शर्त है, ये तो हमेशा रखना। थियरी पढ़ करके काम नहीं चलेगा, क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने पड़ेंगे। आप 10 एरे के क्वेश्चन सॉल्व करके ये नहीं कह सकते कि एरे का टॉपिक खत्म हो गया या मेरे से लॉजिकल बिल्डिंग नहीं हो रही। आपको करने पड़ेंगे 50-100 एरे के, तो आपको 100 क्वेश्चंस करने ही चाहिए, ऐसा मैं सजेस्ट करता हूँ। क्योंकि एरेज में बहुत वास्ट ऑफ क्वेश्चंस बनते हैं। बहुत अलग अलग एल्गोरिथम्स है। अगर आप एरेज पे जीएफजी पे भी आप फिल्टर आउट करोगे, आपको बहुत क्वेश्चंस दिख जाएंगे जो इंटरव्यू में एरेज पे ही पूछे जाते हैं। और बड़े बड़े डेटा स्ट्रक्चर आप छोड़ दो, ग्राफ्स, क्या कहते हैं, लिंक, वो ट्रीज वगैरह आप छोड़ दो अभी के लिए, सेगमेंट ट्रीज तो बहुत दूर छोड़ दो। एरेज पे ही इतने सारे क्वेश्चंस बन जाएंगे कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो मुझे लगता है हर टॉपिक से एरेज के बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आप कवर कर लो, या आराम से 100 क्वेश्चंस पहुंच जाएंगे। इजी मीडियम हार्ड, मैं तीनों की बात कर रहा हूँ। 26 तक रिसेशन ठीक हो जाएगा ना? भैया नो स्किल इन आफ्टर 6 सेमेस्टर नाउ, व्हाट टू डू मी? 6 सेमेस्टर में आप हो, आप कह रहे हो आपके पास कोई स्किल नहीं है, आप 6 सेमेस्टर तक आए हो, आपने इंजीनियरिंग करी है, स्किल तो आपके पास है ही। अब आपके पास हो सकता है डीएसए की स्किल ना हो, तो बस थोड़ा सा डीएसए स्ट्रॉन्ग कर लो, बॉस हो जाएगा, बहुत ईजी है। 6 सेमेस्टर में आप हो ना, ये पूरा सेमेस्टर दे दो, 7 सेमेस्टर से कंपनी आना शुरू कर देगी। इस कोर्स को कंप्लीट कर लो, रोहित नेगी का जो कोर्स है इसे कंप्लीट कर लो। इसके अलावा आप लाइव लेक्चर्स देख सकते हो, यूट्यूब पे देख सकते हो। कोई बुक मैं आपको सजेस्ट करूंगा, अभी आप कोई बुक फॉलो मत करना, आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं है कि आप एक बुक फॉलो करो। मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप एक एसडी शीट फॉलो करो, बस स्टार्टिंग से लेकर एंड तक उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लो, दैट इज मोर देन इनफ फॉर यू राइट नाउ। अगर आपके पास ज़्यादा लंबा टाइम होता या है, अगर आपको लगता है, तो आप एक प्रॉपर लंबा कोर्स फॉलो कर सकते हो, सारे क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। अभी एक एसडी शीट आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भैया अगर हम अभी जॉब करते करते डीएसए कैसे प्रिपेयर करें और कंपनी में कैसे अप्लाई करें? मैं कर रहा हूँ ये, पवन, मैं अभी जॉब कर रहा हूँ और मैं डीएसए रोज करता हूँ। रोज तो नहीं कह सकता मैं, हफ्ते में 4 दिन तो पक्का कर रहा होता हूँ। कैसे? ऑफिस से घर आ गया, अभी मुझे पता है खाना खाया रात को 10 बजे, अभी जैसे यहाँ पे ये अभी ये खत्म होगा 10:30 बजे, मैं इसको खत्म कर दूंगा। उसके बाद ठीक है 1 घंटा बैठ जाएंगे डीएसए करने के लिए, क्या दिक्कत है? लीड कोड खोलेंगे, कोई क्वेश्चन करेंगे, हो जाएगा, सॉल्व कर लेंगे उसको। ऐसे आपको टाइम निकालना पड़ेगा अपने जॉब के साथ साथ भी। डिपेंड करता है आपकी जॉब की रूटीन कितनी हेक्टिक है। अगर अभी बहुत ज़्यादा हेक्टिक चल रही है, आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा, आप वीकेंड पे ज़्यादा प्रिपेयर कर पाओगे। अगर आपको लगता है कि ये कंफर्टेबल है, आप रोज़ निकाल सकते हो 1 घंटा 2 घंटा, तो मुझे लगता है आप निकाल सकते हो।
उतना अगर आप निकाल सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, आप रात को या सुबह जब जैसे भी आप कंफर्टेबल हो आप उसे निकालो। एक और मेरा सजेशन है, थोड़ा सा हो सकता है एक्सट्रीम सजेशन लगे आपको ये पवन, कि अगर आपको लगता है कि आपको एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है और अभी आपकी जो कंपनी है आपको वहाँ टाइम नहीं मिल पा रहा है प्रिपरेशन के लिए, अगर टाइम नहीं मिल पा रहा है तो आप कंपनी छोड़ने का भी सोच सकते हो। 3 महीने आप प्रिपरेशन करो और फिर आप अप्लाई करो, लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क ये है कि अगर आपने प्रिपरेशन अच्छी नहीं करी या ओपनिंग्स नहीं हुई तो आपको दूसरी कंपनी में शायद ना मिले और आपको ज़्यादा टाइम तक जॉबलेस रहना पड़े। तो अभी बेस्ट सजेशन तो यही रहेगा कि जितना ज़्यादा टाइम हो सकता है निकालो, वीकेंड पे निकालो, डेली बेसिस पे निकालो, थोड़ा सा घर पे आके या ऑफिस जाने से पहले जब आपको टाइम लगे वो निकाल लो और साथ में प्रिपरेशन करो। भैया, हाउ टू स्टे मोटिवेटेड थ्रू आउट द डीएसए प्रिपरेशन इफ सम वर्ड स्ट्रक टू फील डिमोटिवेटेड देन व्हाट टू डू? डिमोटिवेशन बॉस बहुत नॉर्मल है, सबको आती है हर पॉइंट ऑफ टाइम पे। और मुझे लगता है अगर आप एक्सटर्नल सोर्स ऑफ मोटिवेशन ढूंढ रहे हो ना तो आप गलत ढूंढ रहे हो। आपको मिल जाएगा लेकिन वो आपको हेल्प नहीं कर पाएगा। आप कोई भी सेल्फ हेल्प बुक उठा लो, आप कोई भी मोटिवेशनल यूट्यूब वीडियो उठा लो, आप कोई भी कुछ भी मोटिवेशनल उठा लो, ठीक है, वो आपको 1 घंटा मोटिवेट कर देगा, 2 घंटा, 1 दिन, 2 दिन, 1 हफ्ता, मैक्सिमम 1 महीना। उससे ज़्यादा आपको कोई मोटिवेट नहीं रख सकता। आपको जो मोटिवेटेड रख सकता है वो आपकी इंटरनल मोटिवेशन होती है। अब इंटरनल मोटिवेशन क्या होती है? वो आपके अंदर से आनी चाहिए कि आपको ये चीज़ करनी है। पहले तो ये डिसाइड करो या आप क्यों कर रहे हो। आप अपनी ज़िंदगी में ये जो 6 महीने या 1 साल जो आप दे रहे हो डीएसए को अच्छे से प्रिपेयर करने के लिए, वो क्यों दे रहे हो? उसका एम क्या है? एम ये है कि आप अपनी एक ज़िंदगी अच्छी इमेजिन करते हो। आपको पता है आपकी एक अच्छी प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जॉब लग सकती है, जिसके बाद आपका पैकेज एक ऐसा हो सकता है जिससे आप अपनी लाइफ एंजॉय कर सकते हो। आपको पता है आप किस स्टैंड तक जा सकते हो। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, अगर मैं आपको बताऊं ना, आपको ये जो 6 महीने आप प्रिपेयर करोगे, ये आपको अपने करियर में, अपने प्रोफेशनल करियर में ना 5 साल आगे ले जाएंगे मिनिमम। कैसे? जो लोग नॉर्मल किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में ही काम करते रहेंगे और वो डीएसए कभी भी एक प्रोडक्ट बेस में स्विच नहीं करना चाहेंगे, तो जो 5 साल एक्सपीरियंस डेवलपर को वहां पे जो पे मिलेगा ना, वो आपको एज अ फ्रेशर या एज अ 1 ईयर एक्सपीरियंस में मिल जाएगा। क्यों? यही फर्क है एक प्रोडक्ट बेस्ड में और एक सर्विस बेस्ड कंपनी में। तो आपको हमेशा फॉरवर्ड लुक करना चाहिए एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी की तरफ। हमेशा देखना चाहिए कि आपको कैसे करियर ग्रोथ चाहिए, एक्सपोनेंशियल। अब आप छोटी मोटी ग्रोथ की ज्यादा फिक्र नहीं करोगे कि यार मेरा मैं नॉर्मल जॉब करता रहता हूँ, अप्रेजल हो जाएगा 10%। आप 10% अप्रेजल लेके भी क्या कर लोगे? लेकिन मैं यहाँ आपको कह रहा हूँ 6 महीना दो डीएसए पे, आप एक्सपोनेंशियल ग्रोथ करोगे अपनी सैलरी में, एक्सपोनेंशियल। तो आपको 5 साल आगे ले जाएगा अपने करियर में। वो मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। भैया मुझे एमटेक नहीं करना, आई वांट टू डू जॉब इन प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। पवन, सेम आई सजेस्ट, अगर आपको एमटेक नहीं करना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करना है, अगर आप ऑलरेडी किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में हो, रेफरल्स के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। अगर आप फ्रेशर हो तो आप अभी क्या कहते हैं, अगेन किसी रेफरल के थ्रू अप्लाई करो, पोर्टल्स पे अप्लाई करो, लेकिन आप डीएसए अच्छा प्रिपेयर करो ताकि आप प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच कर पाओ। सिमरन, फॉर एक्सपीरियंस सेम प्रोसेस होता है हायरिंग का प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में? हाँ सिमरन, एक्सपीरियंस डेवलपर्स के लिए प्रोसेस थोड़ा सा अलग होगा, बिल्कुल सेम तो नहीं होगा। पहला राउंड ऑफ डीएसए होगा, सेकंड राउंड ऑफ डीएसए भी हो सकता है। फिर कुछ राउंड आते हैं जिसमें सिस्टम डिजाइन पूछा जाता है, आपके प्रोजेक्ट्स पूछे जाते हैं, आपने लास्ट कंपनी में क्या किया उस पे। आपने जैसे आपने अगर किसी, जैसे आपने स्प्रिंग बूट पे काम किया है, या फिर पर्टिकुलरली आपने किसी, जैसे मैं अगर फाइनेंस डिपार्टमेंट में हूँ तो मैंने फाइनेंस डिपार्टमेंट में काम किया, राइट? तो उसके रिगार्डिंग मुझे क्या प्रॉब्लम्स आई, मैंने क्या प्रोजेक्ट्स बनाए, क्या मैंने प्रॉब्लम्स फेस करी, इन पे इंटरव्यू होता है। तो एक्सपीरियंस के लिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। डीएसए फर्स्ट राउंड ऑफ इंटरव्यू होगा, लेकिन सेकंड और थर्ड राउंड ऑफ इंटरव्यूज विल बी फॉलोड बाय सिस्टम डिजाइन एंड योर प्रोजेक्ट्स। For DSA learners, can you share 1 to 2 most important tips and advice that could help us in our preparation? बिल्कुल रितु, फर्स्ट सॉर्ट ऑफ एडवाइस जो मैं आपको दूंगा इज, आप नोट्स बनाओ, ज़रूर बनाओ। और ये मत सोचो कि हर चीज़ का मैं कोड लिख दूँ बड़ा बड़ा, नहीं। आप स्यूडो एल्गोरिदम्स लिखो, आप ऐसा नोट्स बनाओ कि वो आपको बस समझ आ जाए। आपको वो नोट्स बेचने नहीं है, आपको बस ऐसा एल्गोरिदम, ऐसा नोट्स बनाने कि वो आपको समझ आ जाए। अरेज, लिंक लिस्ट, स्टैक्स, क्यूज, ऐसे करके आप टॉपिक वाइज नोट्स बनाओ। उन नोट्स को हर वीक या हर 2 वीक्स में जितना फ्रिक्वेंटली कर सकते हो उसको रिवाइज करते रहो ताकि आप कॉन्सेप्ट्स ना भूलो। ये फर्स्ट टिप मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट टिप रहेगी। सेकंड टिप मिक्स्ड है कि आप डीएसए के अलावा प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए
एप्टीट्यूड पे ध्यान दो, अपने पजल सॉल्विंग पे ध्यान दो, क्योंकि वो आपका इन जनरल एप्टीट्यूड बढ़ाता है, इन जनरल प्रॉब्लम सॉल्विंग को बढ़ाता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग क्या है? ठीक है, आपके पास एक रियल लाइफ सिचुएशन है, आपको उसके लिए एक सोल्यूशन फाइंड आउट करना है। डीएसए में भी आप यही कर रहे होते हो। वो आपको लगता है कि यार ये रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे हो सकती है, मुझे एक ट्री को ट्रेवर्स करना है, ये एक रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे है, एक एरे को सॉर्ट करना है, एक रियल लाइफ प्रॉब्लम कैसे है। ये रियल लाइफ प्रॉब्लम तब आती है जब आप किसी कंपनी में जाते हो और आपको पता लगता है अच्छा इसका ये इम्प्लीकेशन हो सकता है, आपको इतना डेटा मिल रहा है अनस्ट्रक्चर्ड, आप उसको स्ट्रक्चर कर सकते हो सॉर्ट करके, ये आपको चीज़ें समझ आती हैं। तो सेकंड टिप हमेशा मेरे लिए ये रहेगी कि आप अपने लॉजिक बिल्डिंग पे ध्यान दो। अदर देन सिर्फ डीएसए ऑल्सो आप क्या कर सकते हो, एप्टीट्यूड कर सकते हो, आप पजल सॉल्व कर सकते हो। ये दो टिप्स हैं मेरे लिए, मेरे को लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट इज आप नोट्स बनाओ, सेकंड आप अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग पे बहुत ध्यान दो। आप एप्टीट्यूड करो, आप क्या कहते हैं पजल सॉल्विंग करो, ये सब आप कर सकते हो। और मुझे लगता है ये बहुत अच्छी एडवाइस है, ये अगर आपने कर लिया आपका डीएसए बहुत स्ट्रांग हो जाएगा। भैया रिसेशन कब तक ठीक हो जाएगा? पता नहीं बॉस, मैं गवर्नमेंट में नहीं हूँ, मुझे नहीं पता, लेकिन जल्दी हो जाएगा। भैया प्लीज टेल अस द रोड मैप टू स्विच फ्रॉम सर्विस बेस्ड टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज। रोड मैप एकदम सेम है हमेशा, एज अ फ्रेशर भी, एज अ सर्विस टू प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी मैंने स्विच किया है, आई नो। मैंने एक सर्विस बेस्ड कंपनी से प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में स्विच करने के लिए मैंने एक एमटेक का रोड मैप चूज किया। हो सकता है आप कोई और रोड मैप चूज करो, रोड मैप आपके लिए होगा आपकी प्लेसमेंट प्रिपरेशन, राइट? सॉरी, एट द एंड ऑफ द डे, चाहे मैंने एमटेक का पाथ चूज किया हो, चाहे आप डायरेक्ट पाथ चूज करो कि आप नॉर्मल कंपनी में अप्लाई करने लग जाओ, दोनों में डीएसए लगेगा, बहुत स्ट्रांग लगेगा, आपको आना चाहिए। तो अगेन रोड मैप सेम रहेगा कि आप अपना 6 मंथ्स दो, अगर आप जॉब कंटिन्यू कर रहे हो तो आप जॉब के साथ साथ अपना 6 मंथ्स दो, 8 मंथ्स दो, प्रिपरेशन करो, स्क्रैच से लेकर के एंड तक जाओ, अपने किसी दोस्त को साथ रखो जो आपको थोड़ा सा मोटिवेट करता रहे, और अच्छे से प्रिपरेशन करो। 6 to 8 मंथ्स आर मोर देन इनफ, उसके बाद आप स्विच करने का सोच सकते हो। मुझे लगता है 6 to 8 मंथ्स में इजीली आप कवर अप कर लोगे। अगर आप ऑलरेडी एक सर्विस बेस्ड कंपनी में हो तो आपको बेसिक डीएसए तो आता ही है, आपको बस उसको बिल्ड करना है, स्ट्रॉन्ग लेवल तक लेके जाना है। भैया हाउ टू हैंडल गेट प्रिपरेशन एंड कोडिंग? मत करो बॉस, दोनों हैंडल मत करो शुभम, आई विल सजेस्ट यू। अगर आप गेट कर रहे हो तो आप डीएसए को आप थोड़ा सा साइड रख सकते हो, आप दोनों नाव में पैर मत रखो। द बेस्ट आई सजेस्ट इज, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर गेट, जस्ट प्रिपेयर फॉर गेट। डीएसए उसमें नहीं इतना स्ट्रांग रहेगा, उसमें डेटा स्ट्रक्चर जरूर रहेंगे, एल्गोरिदम जरूर रहेंगे, पर वो ज़्यादा थियोरेटिकल रहेंगे। उसमें आपको टाइम कॉम्प्लेक्सिटी पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, रादर देन कि आप एक ग्राफ का प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो या नहीं। समझ रहे हो? तो अभी आप एक चीज़ पे फोकस करो, अगर आपने सोच लिया आपको गेट करना है आप गेट पे फोकस करो, अगर आपने सोच लिया कि आपको डीएसए करना है और आपको कंपनी में जाना है, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में जाना है, आपको एमटेक नहीं करनी, तो आप सिर्फ उस पर फोकस करो, फिर गेट छोड़ दो। क्या सीपी करना जरूरी है भैया? आई स्ट्रगल इन स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस। नो 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 ब्रो, बिल्कुल जरूरी नहीं है। शुभदीप, बिल्कुल जरूरी नहीं है सीपी करना, मैंने सीपी नहीं करी है। मैं जानता हूँ बहुत लोगों को जिन्होंने सीपी नहीं करी है, मेरे बैच में, मेरे आईआईटी गुवाहाटी के बैच में 60% 70% लोगों ने सीपी नहीं करी थी, स्टिल उनकी बहुत अच्छी अच्छी प्लेसमेंट्स हुई हैं, सारे अच्छे फैंग कंपनी में प्लेस्ड हैं। तो आई डोंट थिंक इट इज़ इम्पॉर्टेंट। भैया I don't want to do in MTech. I have completed my BTech before 15 days and I have no job right now. So how to progress now and search for jobs? पवन, सेम सजेशन रहेगा आपके लिए, टाइम दो, 6 मंथ्स का ड्यूरेशन दो। इतना जल्दी नहीं होता है कि आप 15 दिन में, 20 दिन में, या 25 दिन में, या 1 महीने में आप कवर अप कर लोगे सब। आप बीटेक क्रॉस हो गया, ये जो 6 मंथ का ड्यूरेशन का जो ब्रेक आएगा, कोई नहीं पूछने वाला आपसे। 1 साल का ब्रेक कोई नहीं पूछता, मेरे 1 साल का ब्रेक था, कोई नहीं पूछता है आपसे कि आपने ये ब्रेक क्यों लिया, या फिर आप इस ब्रेक में क्या कर रहे थे। आप अपनी स्किल्स को डेवलप करने के लिए फोकस करो, 6 मंथ्स में डीएसए कंप्लीट करो, अच्छे कंपनीज में अप्लाई करो, रेफरेंस के थ्रू करो, या डायरेक्टली अप्लाई करो पोर्टल पे जाके, आपका हो जाएगा, बहुत इजीली हो जाएगा, शर्ते आपने वो 6 मंथ्स बहुत स्ट्रांगली डीएसए को दिया है। अगर आप अभी आपकी बीटेक खत्म हो गई है, आप अभी फ्री हो, मुझे लगता है आप पूरा दिन अच्छे से लगा सकते हो, यूटिलाइज कर सकते हो। आप प्रॉब्लम सॉल्विंग करो, आप एप्टीट्यूड करो, डीएसए करो, पूरा दिन आप इसमें इजीली लगा सकते हो। भैया हाउ टू इंडिकेट प्रिपरेशन एंड कोडिंग मैंने बता दिया है। सीपी भैया कैन यू गिव द बेस्ट रिसोर्सेज टू लर्न वेब डेवलपमेंट? चंद्रभान, वेब डेवलपमेंट डिपेंड करता है, आप फुल स्टैक डेवलपमेंट की बात कर रहे हो या कोई फ्रेमवर्क बेस्ड की बात कर रहे हो,
देखो, मैंने अलग से वेब डेवलपमेंट नहीं पढ़ी थी जब तक मैंने कंपनी ज्वाइन नहीं करी थी। जब मैंने ओला ज्वाइन किया तो मुझे समझ आया कि मेरे को कौन सा फ्रेमवर्क पढ़ना है, मेरे को मेरी कंपनी में किस पे काम हो रहा है, मेरे टीम में किस में काम हो रहा है। तो मुझे समझ आया मेरे को स्प्रिंग बूट की ज़रूरत है। तो मैंने स्प्रिंग बूट पढ़ा, मैंने यूडेमी से कोर्स खरीदा और मैंने नॉर्मल स्प्रिंग बूट पढ़ना शुरू किया। मैं आपको रिसोर्सेज नहीं सजेस्ट कर पाऊंगा क्योंकि मेरे पास ऐसा कोई बहुत सारे रिसोर्सेज अभी नहीं याद है मुझे। आप यूट्यूब पे सर्च कर सकते हो, आप यूडेमी पे सर्च कर सकते हो, आपको बहुत सारे कोर्सेज मिल जाएंगे। जस्ट फॉलो वन गाइडलाइन। अगर आपको वेब डेवलपमेंट करनी है तो किस में करनी है, पहले आप फ्रेमवर्क चूज करो अपने लिए। जावा बेस्ड फ्रेमवर्क चाहिए, पाइथन बेस्ड चाहिए, कौन सा चाहिए? जावा स्क्रिप्ट बेस्ड चाहिए तो उसके लिए आप पहले अपना माइंडसेट बनाओ। उसके रिगार्डिंग आप वो ढूंढो, कोर्सेज ढूंढो, आपको मिल जाएंगे। भैया ऑटोमेशन एंड टेस्टिंग क्या स्कोप है अकॉर्डिंग टू यू? क्या स्कोप है? बहुत स्कोप है। मेरी कंपनी में, ओला में, हर टीम में अगर डेवलपर्स हैं तो टेस्टर्स भी हैं, एसडी ही है, एसजेड भी है। इट डिपेंड्स कि आप कितने अच्छे टेस्टर हो, आप कितने अच्छे उस करियर में आप कितना अच्छा कर सकते हो। बहुत सारी कंपनीज हैं जो जिनको लगता है क्यूएस की जरूरत नहीं है, हमको क्यूए कहते हैं, क्वालिटी एनालिस्ट। आपने एक डेवलपर ने कोड लिखा, ठीक है, वो अपने हिसाब से सारे एज केसेस कवर कर लेगा। लेकिन जो एक क्यूए का माइंडसेट होता है, एक टेस्टर का माइंडसेट होता है, आपने सुना होगा ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग, व्हाइट बॉक्स टेस्टिंग, ये क्या होती है? इनका माइंडसेट एक डेवलपर के माइंडसेट से अलग चलता है। हम एज अ डेवलपर कोड लेवल पे सोचते हैं कि यार मैंने ये पास कर दिया, इस एरे को मैंने इस पैरामीटर में पास किया है, ये सब कुछ सही है नहीं है, ठीक है। लेकिन एक टेस्टर उसे एक इंटीग्रेशन लेवल पे सोचता है कि ये पूरे के पूरे प्रोजेक्ट को कैसे इम्पैक्ट कर रहा है। तो उसका बहुत स्कोप है। बहुत कंपनीज में, हर कंपनीज में इनफैक्ट कुछ दो चार कंपनीज छोड़ करके, जैसे बायजूस ने अपने क्यूएस को निकाल दिया था, अमेजन क्यूए शायद हायर नहीं करता, आई डोंट नो। लेकिन बहुत सारी कंपनीज आपको एज अ क्यूए बहुत ज़्यादा अच्छी सैलरी पे करती है, आपको प्रॉपर अच्छी टीम्स मिलती हैं। तो बहुत स्कोप है, अगर आप समझाना चाहते हो बहुत अच्छी बात है, आप जा सकते हो। हाँ, वेदांत एजुकेटिव.io टेक्स्ट बेस्ड कोर्स वेबसाइट है ये। इसमें आपको सिस्टम डिज़ाइन का कोर्स बहुत अच्छा मिलेगा। इससे ही मैंने सिस्टम डिज़ाइन अपना एचएलडी किया है। मैं ये नाम भूल गया था। तो जिसको भी सिस्टम डिज़ाइन की रिसोर्सेज चाहिए थी, प्लीज़ गो फॉर एजुकेटिव.io, बहुत अच्छी वेबसाइट है। भैया प्लीज़ शेयर योर लिंक्डइन प्रोफाइल लिंक। हाँ, मैं शेयर कर देता हूँ। क्या सीपी करना ज़रूरी है भैया? आई स्ट्रगल इन स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस। ये मैंने बता ही दिया है, नहीं ज़रूरी है। ये सीपी ज़रूरी है क्या कोडिंग राउंड के लिए? नहीं ज़रूरी है बॉस सत्यम, कोडिंग के लिए सीपी ज़रूरी नहीं है। अगर आप कंपनी के लिए जा रहे हो तो अभिनव, रिवीजन करते हुए जो क्वेश्चन पहले किए हुए हैं उसको दोबारा करना ज़रूरी है या सिर्फ नोट्स से काम हो जाएगा? अगर आपने नोट्स बहुत अच्छे बनाए हैं, उसमें स्यूडो एल्गोरिदम्स लिखे हैं, तो नोट्स से काम हो जाएगा। आप नोट्स को रिवाइज करो, बस काफ़ी है। अगर आप सेम क्वेश्चन दोबारा कर रहे हो, वो भी आप कर ही लोगे, कर सकते हो अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है। पर अगर आपने अच्छे नोट्स बनाए हैं, आपने उसमें एल्गोरिदम्स लिखे हैं जो आप पढ़ के समझ जाओ, ये होना चाहिए कि आपने एल्गोरिदम पढ़ा, आप समझ गए, इतना है तो आपको नोट से काम चल जाएगा। शुभम सिंह, ये क्यों भेज रहे हो यार आप फॉल डू? थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू ब्रो। Thank you, Aditya, for detailed explanation of my question. I have sent a connection request on LinkedIn and I would love to connect with you. Okay, I'll connect with you. ऋतिक, रियल इंटरव्यू में भैया डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं या लीड कोड, जीएफजी और स्टोरी बेस्ड क्वेश्चंस आते हैं भैया, लाइक कोड फोर्सेस, हैकर अर्थ? आप एक ऋतिक, मैं आपको बताता हूँ। आप एक कंपनी में अप्लाई करते हो, प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में, ठीक है। वो कंपनी डिपेंड करता है किस लेवल की है। अगर वो नॉर्मल जैसे एचएफटीज नहीं है, अगर आपको नहीं पता एचएफटी क्या होता है, हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग, वैसी कंपनीज नहीं है, या फिर जो बहुत स्पेसिफिक है, डीएसए ओरिएंटेड, सीपी ओरिएंटेड नहीं है, तो वो आपसे जो क्वेश्चंस पूछेंगी वो स्टोरी बेस्ड नहीं होंगे, वो ज़्यादातर लीड कोड या जीएफजी के ऑलरेडी आए हुए क्वेश्चंस होंगे। या फिर अगर वो नए भी होंगे तो वो सिमिलर काइंड ऑफ क्वेश्चंस ही होंगे। आप ऐसा सोचो ना कि आपका इंटरव्यू कौन लेता है? मैं ओला में हूँ, ठीक है, मेरे को 1 साल का एक्सपीरियंस अब हो गया है। विद इन हाफ एन आवर मैं एलिजिबल हूँ इंटरव्यू लेने के लिए, ठीक है। तो अब एक नया बच्चा आया, मुझे इंटरव्यू लेना है। मैं इंटरव्यू लेने के लिए उससे कौन से क्वेश्चंस पूछूंगा? क्या मैं घर बैठ के एक नया क्वेश्चन बना दूंगा? ऐसा नहीं होता है जनरली। नॉर्मल कंपनीज में ऐसा नहीं होता है, गूगल छोड़ के। वो आपके लिए, उसके लिए प्रॉपर एक टीम होती है जो आपके लिए क्वेश्चंस बनाती है, पर जनरली कंपनीज ऐसा नहीं होता है। वो क्या करती है, लीड कोड पे जाती है, जीएफजी पे जाती है, देखती है इसमें क्या क्वेश्चंस चल रहे हैं। उसने जो इंटरव्यू ले रहा है आपका, वो खुद उस फील्ड से गुजरा हुआ है, खुद उस सिचुएशन से गुजरा हुआ है, और उसने खुद उसका डीएसए अच्छा होगा तभी वो उस लेवल पे है।
तो उसको पता है कि ठीक है मैं ये क्वेश्चंस पूछ लूंगा, मैं जज कर सकता हूँ जो मेरा इंटरव्यू जो इंटरव्यू दे रहा है वो कैसा है, ठीक है। तो मैंने एक क्वेश्चन उठा लिया डीपी का, मुझे पता है अगर आपने एक क्वेश्चन कर दिया फिर आप कोई भी क्वेश्चन कर लोगे, आप वर्थ इट हो। तो सेम चीज रहती है, लीड कोड जीएफजी के क्वेश्चंस रहते हैं, सीपी के क्वेश्चंस नहीं रहते हैं, कुछ एक्सेप्शंस इसमें जरूर है। मैं आपको कंपनी के नाम बता देता हूँ, मीडिया डॉट नेट आपसे सिंपल क्वेश्चंस नहीं पूछेगी। एच एफ टीज आप सर्च करना, हाई फ्रिक्वेंसी ट्रेडिंग कंपनीज, क्वांट हो गई या बहुत सारी कंपनीज हैं, वो आपसे सिंपल डीएसए क्वेश्चंस नहीं पूछेंगी, उसको बहुत स्ट्रॉन्ग सीपी मैथमेटिक्स आपकी स्ट्रॉन्ग चाहिए। अगेन उसका अलग जोन है, वो डेवलपर बेस्ड जॉब नहीं होती है, तो अगर आप उसके लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो हाँ आपको सीपी आना चाहिए। व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन सर्विस बेस्ड कंपनी एंड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी? ओके, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आप इसका आंसर खुद से कर सकते हो। इन्फोसिस, विप्रो एक सर्विस, टीसीएस एक सर्विस बेस्ड कंपनी है, ठीक है। ओला, उबर, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, एप्पल, ये सब एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है। क्या फर्क है इन दोनों में? एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का एक प्रोडक्ट होता है जो वो आपको देती है, एक यूजर्स का उसका एक बेस होता है। फॉर एग्जांपल ओला का प्रोडक्ट क्या है? ओला कैब्स एक प्रोडक्ट है। ओला इलेक्ट्रिक, उसके स्कूटर्स जो आ रहे हैं, उसका टू व्हीलर्स, उसका एक प्रोडक्ट है। उबर का प्रोडक्ट क्या है? अगेन उबर के कैब्स उसका एक प्रोडक्ट है। फ्लिपकार्ट का प्रोडक्ट क्या है? उसका जो ई कॉमर्स है वो उसका एक प्रोडक्ट है। तो ये प्रोडक्ट बेस्ड कंपनीज है, ठीक है। सर्विस बेस्ड कंपनी आपको एक सर्विस देती है, टीसीएस एक सर्विस देती है। इसका क्या मतलब है? वो दूसरी कंपनीज के लिए एक प्रोजेक्ट बना के देती है। इन्फोसिस, विप्रो यही कर रही है। तो वो आपको क्या कर रही है, वो एज अ डेवलपर आपको हायर करती है किसी सर्विस के लिए। आप कोई प्रोडक्ट नहीं बना रहे हो, आप एक सर्विस दे रहे हो किसी थर्ड पार्टी को। तो आपका रियल वेंडर कोई थर्ड पार्टी होता है, उसके लिए आप एक काम कर रहे हो। तो लेट्स से एक वेबसाइट बना रहे होते हो, एक ऐप बना रहे होते हो, तो ये एक सर्विस बेस्ड कंपनी होती है, एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में ये फर्क होता है। प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी का खुद का प्रोडक्ट होता है, सर्विस बेस्ड कंपनी किसी थर्ड पार्टी के लिए सर्विसेज प्रोवाइड करती है, उसको वो चीज देती है, जैसे ऐप हो गई, वेबसाइट हो गई, या कुछ भी हो गया। Hi, how do you got job interview with 1 year gap? How to get job interview with 1 year gap? It's very easy, bro. संदीप, अगर आपका डीएसए स्ट्रांग हो चुका है, आपको इंटरव्यू प्रिपरेशन आपकी अच्छी है, तो आपको 1 ईयर गैप से कोई टेंशन नहीं लेनी चाहिए। सिंपल प्रोसीजर होगा, सेम आप अप्लाई करोगे अलग अलग कंपनीज में, रेफरल्स के थ्रू करोगे। आप लिंक्डइन पे लोगों को रिक्वेस्ट भेजो रेफरल्स के लिए, या फिर आप सीधा पोर्टल पे अप्लाई करो। आपसे कोई नहीं पूछने वाला। आप एचआर राउंड में आपसे 1 ईयर गैप के बारे में अगर कोई क्वेश्चन करेगा भी, तो इट्स नॉट कि वो आपको जज कर रहे हैं, इट्स जस्ट वो आपको देखना चाहते हैं आप उसका आंसर क्या देते हो। अगर आपसे मैं पूछ रहा हूँ संदीप कि आपने 1 ईयर का गैप क्यों लिया बताओ, और अगर आप उसमें मुझे एक ऐसा आंसर कर रहे हो कि मैंने अपने आप को अपस्केल किया उस 1 ईयर के गैप में, मुझे लगा कि वो ज़्यादा ज़रूरी है, अगर मैं 1 साल अपनी ज़िंदगी का देके अपने आप को अपस्केल कर सकता हूँ बहुत लार्ज लेवल पे, तो क्यों ना करूँ। तो बहुत अच्छा आंसर है। मैं, मेरा खुद का 1 ईयर गैप है, मुझे नहीं लगता इससे कोई प्रॉब्लम होती है, कभी किसी कंपनी को इससे कोई इशू नहीं होने वाला है। हाउ टू फाइंड जॉब ओपनिंग्स इन कंपनीज, हाउ टू नो व्हेन विल बी दी ओपनिंग्स? कुशाल, जॉब ओपनिंग्स ढूंढने के लिए इट्स नॉट एन ईजी टास्क। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उन कंपनीज को लिंक्डइन पे फॉलो करना चाहिए, मुझे लगता है। आप उनको अगर फॉलो कर रहे हो, आप उनके पोस्ट को देख रहे हो, आपको पता है उनकी कब जॉब ओपनिंग्स आ रही है, आप उनके पोर्टल पे जा सकते हो, जॉब पोर्टल्स पे, वहाँ पे आप जॉब आईडी से सर्च कर सकते हो, मतलब आपको जॉब आईडी पता होनी चाहिए, उससे आप सर्च कर सकते हो। आप लिस्ट ऑफ जॉब आईडीज देख सकते हो। आपको अगर कोई रेफरल मिलता है तो आप उससे पूछ सकते हो कि इस पर्टिकुलर जॉब आईडी के लिए ओपनिंग्स हैं या नहीं है, ये सब तरीके होते हैं। Ankita, which is the best DSA sheet to follow if I have less time to preparation as I have my placement session in next 2 months? Okay, बेस्ट डीएसए शीट नहीं होती है कुछ भी अंकिता, सेम क्वेश्चंस होंगे हर डीएसए शीट में, आपको थोड़े बहुत 19-20 का फर्क होगा। जैसे अब मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, लेट से मैं डाइजेस्टर एल्गोरिथम की बात करता हूँ ग्राफ में, ठीक है। मैं बार बार डाइजेस्टर बोल रहा हूँ, मुझे वही याद आ रहा है पता नहीं क्यों। लेट से मैं उसकी बात करता हूँ, ठीक है। सबको पता है ये इंपॉर्टेंट है। तो कोई भी डीएसए शीट होगी, एसडी शीट होगी, कोई भी इसको इग्नोर नहीं कर सकती, चाहे वो किसी यूट्यूबर ने बनाई हो, किसी बंदे ने भी बनाई हो, किसी ने भी बनाई हो बेसिकली। तो आप कोई भी एक डीएसए शीट पढ़ो जिसमें आप कंफर्टेबल हो। आप रोहित नेगी की डीएसए शीट पकड़ लो, आप कोई भी जिससे आप कंफर्टेबल हो वो पकड़ो, उसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करने लग जाओ और उस पर टिके रहो। ये मेन मोटिव होता है डीएसए शीट का। डीएसए शीट क्या करती है बेसिकली, वो कहती है कि भाई बहुत बड़ा समुद्र है, बहुत सारे क्वेश्चंस का, आप लीड कोड पे जाओगे, जीएफजी पे जाओगे, खो जाओगे। मैं आपको एक ऐसे 100 क्वेश्चंस या 300-400 क्वेश्चंस की एक लिस्ट बना के दे रहा हूँ, इसको करो और आपका इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। तो ये आपको कहना चाह रहे हैं कि उन्होंने ना आपके लिए चीज़ें कट डाउन कर दी हैं, वो चीज़ें इंपॉर्टेंटली रख दी हैं जो इंटरव्यू में पूछी गई हैं, जो आई हैं, समझ रहे हो। तो वही एक डीएसए शीट होती है, तो उसका काम उतना ही होता है, उसको एकदम
ये मत ले जाओ कि ये बहुत ज़रूरी चीज़ है। आपने डीएसए शीट आप खुद से खुद के लिए भी बना सकते हो। आपको क्या करना है, आपको पता है आपने इतने सारे क्वेश्चन सॉल्व किए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन से, ये मेरी डीएसए शीट हो गई। पर वो आपको बनाने की ज़रूरत नहीं होती, आपको बनी बनाई डीएसए शीट्स मिल जाती हैं। वो एक्सपीरियंस लोगों ने बनाई है, उनको पता है क्या पूछे जाते हैं। आप कोई भी एक डीएसए शीट पकड़ो, उसको फॉलो करो, दैट्स मोर देन इनफ। भैया प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कितनी नॉलेज होनी चाहिए फॉर जॉब परस्पेक्टिव? टू बी ऑनेस्ट विकी, आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की उतनी ही नॉलेज होनी चाहिए जितने के लिए आप उसका सिंटेक्स लिख पाओ। अगर आप सी प्लस प्लस के डेवलपर हो, जावा के डेवलपर हो, पाइथन के डेवलपर हो, और आपको उसका सिंटेक्स पता है, दैट इज मोर देन इनफ। आपको घुसने की जरूरत नहीं है। मतलब जैसे मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जो जावा पे काम करते हैं और वो बिल्कुल उसके अंदर घुस जाएंगे कि जावा में कलेक्शन फ्रेमवर्क होता है तो कौन से इंटरफेसेस होते हैं, उसमें से कौन सी क्लासेस होती हैं, जावा का ये वाला फंक्शन कैसे काम करता है अंदर से, जावा का जो थ्रेड्स हैं वो कैसे काम करते हैं। इतना आपको अंदर घुसने की जरूरत नहीं है। अनलेस एंड अनटिल आप किसी सर्विस बेस्ड कंपनी में एज अ जावा डेवलपर के लिए अप्लाई नहीं कर रहे हो, आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतना जान लो जितना आपको सिंटेक्स के लिए काफी हो, बस। अगर मैं आपको बोल रहा हूँ एक प्रोग्राम लिखो, आप वो प्रोग्राम अपनी फेवरेट लैंग्वेज में लिख पाओ, दैट इज मोर देन इनफ। एक लैंग्वेज आपके लिए सिर्फ एक टूल होता है, समझ रहे हो? जैसे एक मैकेनिक है, उसके लिए उसके टूल्स इंपॉर्टेंट है एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, समझ रहे हो? एक मशीन को खोलने के लिए उसके टूल्स चाहिए, उसको ठीक करने के लिए टूल्स चाहिए। तो प्रोग्रामिंग एक टूल है, उसका मोटिव है प्रॉब्लम सॉल्व करना, ठीक है? अगर मैं आपको एक प्रॉब्लम देता हूँ कि आपको डीएफएस करना है, डेप्थ फर्स्ट सर्च करना है एक ग्राफ में, ठीक है? ये प्रॉब्लम है। अब इसको मुझे क्या फर्क पड़ता है, आप जावा में करके दो, पाइथन में करके दो, सी प्लस प्लस, सी शार्प, किसी में भी करके दो, जावा स्क्रिप्ट में करके दो। आप कंफर्टेबल हो, आप उसका सिंटेक्स लिख सकते हो, काफी है। सिंटेक्स नहीं लिख सकते, थोड़ा बहुत इधर उधर चीजें मिस आउट हो रही है, सिंटेक्स पढ़ लो, गूगल कर लो, इतना कोई फोकस नहीं करता है। मैंने लिटरली ऐसे इंटरव्यूअर देखे हैं जो इतने फ्रेंडली होते हैं, जो आपको कहते हैं अगर आप सिंटेक्स बोल रहे हो आप गूगल कर लो, साइड वाला टैब ओपन करो, आप उसमें गूगल कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो आपको गूगल करने देंगे सिंटेक्स। अब तो चैट जीपीटी आ गया, सबको पता है। नो वन केयर्स अबाउट योर सिंटेक्स, ऑल केयर्स अबाउट योर द वे यू सॉल्व अ प्रॉब्लम, राइट? तो वही रहेगा। चलो अभी से रैप अप करते हैं फटाफट, 10:30 होने वाले हैं। भैया मेरे 2 years का गैप है आफ्टर क्लास 12 ड्यू टू फाइनेंशियल क्राइसिस एंड कोविड, बट नाउ आई एम इन टियर 1 कॉलेज विच इज जादवपुर यूनिवर्सिटी। वेरी गुड ब्रो। सो विल आई हैव प्रॉब्लम्स इन प्लेसमेंट? नो, बिल्कुल भी नहीं। सुबादीप, यू आर इन अ वेरी गुड कॉलेज, आपको प्लेसमेंट में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, कोई फर्क नहीं पड़ता आपके गैप से। माही गौर, भैया लॉजिक बिल्ड नहीं हो पा रहा, जब तक सोल्यूशन ना देखो समझ नहीं आता। माही, अगर अगर आपने मुझे पहले सुना हो, मैंने आपको बताया था प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए आप क्या कर सकते हो। लॉजिकल बिल्डिंग के लिए आप एप्टीट्यूड प्रॉब्लम सॉल्व करो, आप पजल सॉल्व करो, आप नोट्स अच्छे से बनाओ। अभी स्टार्टिंग में ऐसा होगा कि आपको वीडियोस देखनी पड़ेंगी, लेकिन धीरे धीरे जब आपकी लॉजिकल बिल्डिंग स्ट्रांग होगी, जब आप एप्टीट्यूड कर रहे होगे, जब आप पजल कर रहे होगे, नोट्स बना रहे होगे, तो आप खुद से चीज़ों को कर पाओगे। हमेशा स्टार्ट करो ब्रूट फोर्स मेथड से। अगर आपने ब्रूट फोर्स मेथड बना लिया किसी चीज़ का, तो आप उसको फिर धीरे धीरे ऑप्टिमाइज करोगे। कंसिस्टेंसी कैसे रखें अजीत कुमार? मुझे लगता है ये मैं नहीं, आप ज़्यादा बेटर आंसर कर पाओगे अपने लिए। आपको पता है आप ये क्यों कर रहे हो, आप डीएसए क्यों कर रहे हो, आपको उसका एंड रिजल्ट पता है, तो उस एंड रिजल्ट के बारे में सोचो और सोचो कि वो मुझे कितना बेटर बना रहा है। रोज सुबह उठो, या रात को अगर आप पढ़ रहे हो तो रात को करो, लेकिन वो डीएसए करके ही सो। एटलीस्ट एक मन में बना लो कि मुझे एक क्वेश्चन तो करना ही है। सॉरी। बहुत ही फेमस बुक है एटॉमिक हैबिट्स, अगर किसी ने पढ़ी है तो, नहीं पढ़ी है तो पढ़ना। उसमें एक बहुत फेमस कोटेशन है कि अगर आप अपनी लाइफ में रोज सिर्फ 1% बेटर हो जाते हो ना, तो आप साल के अंत में 37% बेटर हो अपने एक साल पहले वाले वर्जन से, राइट? क्यों? क्योंकि आप सिर्फ छोटे छोटे चीज़ों को फोकस कर रहे हो, रोज 1% बेटर, रोज 1% बेटर। अगर आप इतना कर सकते हो, आप बहुत कमाल कर दोगे। कंसिस्टेंसी बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एटलीस्ट डीएसए में, क्योंकि इसमें आप बहुत जल्दी चीज़ें भूल जाओगे, तो वो आपको खुद से देखना पड़ेगा, मेंटेन करना पड़ेगा। भैया जब वीडियोस देख के क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ तो क्वेश्चन समझ आते हैं, जब मैं खुद सॉल्व करता हूँ आई डोंट गेट द इंट्यूशन। सेम ब्रो, इंट्यूशन के लिए पवन, लॉजिक बिल्डिंग अभी कमज़ोर है शायद, उसको इम्प्रूव करना पड़ेगा। इम्प्रूव करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ, पजल सॉल्व करो, वीडियोस अभी देख लो, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियोस देखने से आपको कॉन्सेप्ट स्ट्रांग होंगे। थ्योरी आपकी अगर स्ट्रांग है, कॉन्सेप्ट स्ट्रांग है, तो धीरे धीरे आपकी वीडियोस छूट जाएंगी, आप खुद से क्वेश्चन कर पाओगे। लेकिन तभी मैं आपको एक अच्छी सजेशन ये दूंगा कि लेट से आपने क्वेश्चन किया, खुद से सॉल्व कर लिया, पूरा का पूरा सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, आप क्या करोगे? दूसरे क्वेश्चन पे मूव कर जाओगे।
अगर आप सजेशन मानो तब भी आप उसकी वीडियो देखो, क्योंकि आपको एक डिफरेंट अप्रोच पता लगेगी। हो सकता है आपने जिस अप्रोच से किया उससे भी एक बेटर ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच हो। आप लीड कोड के डिस्कशन सेक्शन में जाओ, इतने अच्छे डेवलपर्स बैठे, इतने अच्छे प्रॉब्लम सॉल्वर्स बैठे हैं ना वहाँ पे, कि आपको इतने ऑप्टिमाइज्ड वे में कोड वो करके दे देंगे। मेरे साथ कितना ऐसा हुआ है कि मुझे लगता है कि मैंने बहुत अच्छा प्रॉब्लम सॉल्व कर दिया है, मजा आ गया, सारे टेस्ट केसेस पास हो गए, मेरे को चीज आ गई, अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव कर जाता हूँ। पर जब मैं डिस्कशन पे गया हूँ ना, मैंने देखा है कि लोगों ने मुझसे कितने बेटर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी में, कितने बेटर स्पेस ऑप्टिमाइजेशन उस क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है। और मुझे लगता है अच्छा ये भी अप्रोच लग सकती है, आपको समझ आएगा कितने डिफरेंट तरीके होते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के। तो मुझे लगता है आप तब भी एक वीडियो देखो, डिस्कशंस में जाओ, उसका पार्ट बनो, उससे आप जल्दी पहले वीडियो देखना बंद कर दोगे ताकि आप प्रॉब्लम सॉल्व कर सको और बाद में वीडियो देखो। हाउ टू अप्लाई फॉर कंपनीज इन लिंक्डइन एंड गेट द रिस्पॉन्सेज, कैन यू शेयर एनी टिप्स? श्रवानी, आपको लिंक्डइन पे अप्लाई करना है, आपको ऐसे लोग ढूंढने हैं जो जिस कंपनीज में काम कर रहे हैं, जहाँ पे आपको इंटरेस्ट है, आप काम करना चाहोगे, उनको आपको अपना रिज्यूमे मैसेज करना है। सिर्फ रिज्यूमे मेंशन करके मत छोड़ना। मेरे पास बहुत सारे ऐसे आते हैं जो सिर्फ रिज्यूमे डाल देते हैं और छोड़ देते हैं। अब मैं क्या करूँ बताओ, रिज्यूमे पढूं और देखूं किसको किसके लिए रिक्वायरमेंट है? नहीं होता है ना ऐसा। तो आप एक छोटा सा एक लेट्स एक पैराग्राफ जिसमें आप अपने बारे में बता देते हो कि हाय आई एम आदित्य एंड आई वांट टू अप्लाई फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी इन विच यू आर वर्किंग फॉर एंड आई एम रियली पैशनेट अबाउट दिस जॉब, एंड आप उसके बारे में थोड़ा सा क्लैरिफाई कर दो कि मैं ये हूँ, मैं एक फ्रेशर हूँ, मैं इस कॉलेज से आता हूँ, या मैं थोड़ा सा सीनियर डेवलपर हूँ, मैं यहाँ से इस कंपनी से आता हूँ, और मुझे आपकी कंपनी में अगर हायरिंग चल रही है इस पर्टिकुलर जॉब आईडी के लिए तो मुझे प्लीज आप रेफरल दे सकते हो। ये सबसे बेटर तरीका होता है, क्योंकि मैंने आपको अगेन बताया लोग रेफरल देना चाहते हैं, पर आपके लिए वो ऐसे जाके पढ़ नहीं सकते ना, आपको पता है इससे बहुत प्रॉब्लम है। ओके भैया आपकी लिंक्डइन प्रोफाइल आईडी, हाँ मैं बस अभी दे देता हूँ, चैट पे लिख देता हूँ अभी थोड़ी देर में। थैंक यू भैया। भैया पर क्वेश्चन करने जाता हूँ वो भी नहीं होते, फिर वीडियो देखनी पड़ती है। सेम ब्रो, अभी मैंने आपको बताया अभी। थैंक यू भैया, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग। मैंने आपके आई गेस सारे क्वेश्चन देख लिए हैं। अगर कोई क्वेश्चन मिस हो गया है तो आप मुझे लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हो। मैं आपको अपनी जॉब प्रोफाइल आईडी दे देता हूँ, एक सेकेंड। मुझे भी देखना पड़ेगा, मैं अपनी जॉब आईडी भूल जाता हूँ बार बार, सॉरी लिंक्डइन आईडी भूल जाता हूँ, जॉब आईडी कह रहा हूँ। ओके थैंक्स एवरीवन। अगर आपको कोई लास्ट मोमेंट क्वेश्चन पूछना है, आपके पास 2 मिनट और हैं, कोई पूछना है कुछ पूछ सकते हो। है किसी के पास कोई क्वेश्चन अभी? ओके तो ये मैं सेशन खत्म करता हूँ, अपनी जॉब अपनी लिंक्डइन आईडी एक बार शेयर कर लेता हूँ मैं आप लोगों के साथ, उसके बाद इस सेशन को खत्म करते हैं। दिस इज माई लिंक्डइन आईडी गाइज, मैंने चैट पे डाल दी है, प्लीज़ देख लेना। आई गेस वो पिन कर देता हूँ मैं इसको। ओके पवन भैया, डू यू नीड वेब डेवलपमेंट या कौन सा दूसरा टेक स्टैक सीखना ज़रूरी है? नहीं ब्रो, लास्ट मोमेंट क्वेश्चन है, मैं आपका आखिरी क्वेश्चन ले रहा हूँ, इसके बाद हम इसको कॉल को कट करते हैं। नहीं, आपको वेब डेवलपमेंट अगर आप सीखना चाहते हो तो कोई भी आप टेक स्टैक के लिए जा सकते हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं होता है। डिपेंड करता है आप जिस कंपनी में अप्लाई करो वहाँ पे कौन सा टेक स्टैक यूज़ होता है। चलो ओके, थैंक यू एवरीवन। ठीक है, आई गेस आई हैव सॉल्व ऑल योर क्वेश्चंस। कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप यहाँ तक अगर आ गए हो, इस वीडियो के इस पार्ट तक आ गए हो, तो आई गेस आपके सारे डाउट्स रिजॉल्व हो गए होंगे। मैंने कॉन्ग्रेचुलेशंस क्यों बोला, क्योंकि अब आप रेडी हो, थोड़ा मोटिवेटेड हो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए। अब आप जाओ अपनी डीएससी की जर्नी एंजॉय करो, बहुत मजा आएगा प्रॉब्लम सॉल्व करने में। आप कंपनीज में अप्लाई करोगे, अगर आप जब आप एक प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी में पहुंच जाते हो, ट्रस्ट मी इट्स अ वेरी हैपनिंग मोमेंट, आपको बहुत अच्छा फील होता है, आप अपने करियर में बहुत आगे आ जाते हो। उसके बाद इट्स जस्ट लीप्स इन योर करियर, आगे पे आगे। फिर आपको लाइक कभी ऐसा रिग्रेट नहीं होगा कि यार मैंने 6 महीने अपने बर्बाद कर दिए, सिर्फ डीएसए करा, कुछ नहीं किया। इट विल फील हेवन टू यू। थैंक यू एवरीवन। ओके, टाटा, बाय बाय, गुड नाइट।